हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसको इजी रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। और नोट्स के साथ समझाए तो आपको अच्छा समझ भी आएगा, ठीक है। सो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, ठीक है। सिंपल है, वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, सिंपल। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है क्वेश्चन कि सर, दिवाली के दिन, होली के दिन हम अपने घर पे बाहर, घर के बाहर टांगने के लिए ना वो एक शुभ लाभ वाला बनाते हैं, ठीक है। कागज से बनाया हमने, यानी रॉ मटेरियल से बनाया और उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया हमने, ताकि हम उसको घर के बाहर लगाएं। तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा? नहीं दोस्त, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन ये होती है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में जब आप प्रोसेस करो रॉ मटेरियल को और उसको कन्वर्ट कर दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, तो उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। आपने जब अपने घर के बाहर टांगने के लिए वो बनाया होगा शुभ लाभ वाला, तो आपने एक बनाया होगा, दो बनाया होगा, तीन बनाया होगा, ज्यादा से ज्यादा चार बनाया होगा, ठीक है। बट अगर हम देखें कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पर यही काम होता है, घर पे, घर के बाहर टांगने के लिए बहुत सारे वो बनाए जाते हैं शुभ लाभ वाले, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, क्योंकि वो एक ही दिन में 1000, 2000, 3000 बना रहे हैं। बट आप क्या बना रहे हो, दो या चार बना रहे हो, अपने घर के लिए बना रहे हो, और आप डेली नहीं बनाओगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। और फैक्ट्री में बनता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, ठीक है जी। समझ आ गया? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को बनाना लार्ज क्वांटिटी में, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। क्लियर हो गया हमको? जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे कि आप क्या करते हो कि वुड को पेपर में कन्वर्ट करते हो, शुगर केन से शुगर बनाते हो, यार्न से क्लोथ बनाते हो, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन है कि ये बड़े स्केल पे होना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यार्न हो गया। आपने देखा होगा सर्दियों में आपकी दादी नानी क्या बनाती है, आपके लिए स्वेटर वगैरह बनाती है, बुन के बनाती है, ठीक है, यार्न से बनाती है स्वेटर वगैरह। तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा? नहीं जी, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने एक, दो, तीन, चार, ज्यादा से ज्यादा 5 स्वेटर बनाए होंगे आपके लिए, ठीक है। बट अगर हम बात करें फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री में तो बहुत हजारों हजारों बनते हैं एक दिन में। तो मैन्युफैक्चरिंग, जो स्वेटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर आपके घर में एक दो बन रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। बट वही जब लार्ज क्वांटिटी में फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। क्लियर हो गया? और देखो, आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स में बताया था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। ओके जी। सो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है, क्योंकि वो भी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो भी फैक्ट्री वगैरह में होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितनी ज्यादा एक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी ना, उतनी ज्यादा माना जाता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा। जैसे कि आप देखते हो चाइना देखते हो, अमेरिका देखते हो, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। तो मानते हैं कि उनमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी उस कंट्री में ज्यादा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताओ, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन क्यों माना जाता है, डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर डेवलप हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज, पॉइंट लिखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। आपको पता ही है कि हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए पाइप और वो सारी की सारी चीज़ें, पंप वगैरह बनते हैं, तो वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या है, हैवी डिपेंडेंस है लोगों की। तो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको थोड़ा कम कर रहा है। कैसे?
लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब मिल रही है, जिसकी वजह से अब क्या है कि जो डिपेंडेंस थी लोगों की एग्रीकल्चर पे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर था कि लोगों को जॉब देनी ही देनी है, अब वो कम हो गया, क्योंकि जिनको जॉब नहीं मिलती वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे की फैमिली में 10 लोग काम करते हैं और 5 लोग मान लो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो 5 लोग क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तो फिर फायदा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लैंड तो उतना ही है। 5 लोग काम करेंगे तब भी 100 किलो उग रहा है, 10 लोग काम करेंगे तब भी 100 किलो उगेगा। तो वो जो 5 लोग है एक्स्ट्रा वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में काम कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर लेंगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट ब्रिंग्स द इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी खत्म होती है कंट्री से। कैसे खत्म होती है कि मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है, क्यों, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाके काम कर लेगा। ठीक है, और इससे गरीबी भी हटेगी, क्योंकि जब उसको काम मिलेगा तो गरीबी भी हटेगी, पॉवर्टी भी हटेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्पिंग ब्रिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड द इन ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरिया। इसका मतलब कि जो रूरल इंडिया है, ठीक है, जो रूरल एरिया है वहां पर डेवलपमेंट होगा अगर वहां पर फैक्ट्री वगैरह लगाई जाएगी। आप देखना कि जिन गाँव में फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो जाती है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर फिर पानी भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, तो यानी जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो अर्बन एरिया में यानी शहरों में और जो गाँव में जो डिफरेंस है, अगर गाँव में फैक्ट्रियाँ लगने लगी ना तो वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करती है रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये है कि जब जो चीज़ हम फैक्ट्री में बनाते हैं, जब उसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उस कंट्री की करेंसी हमको मिलती है। अगर आपने अमेरिका में कोई चीज़ बेची है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करी है उसकी, और अमेरिका में वो चीज़ बेची है, तो आपको वो कौन सी करेंसी में पे करेंगे, रुपए में तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास रुपए नहीं चलता, तो वो डॉलर में देंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous। यानी उन कंट्रियों को ज्यादा प्रॉस्परस माना जाता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा पावरफुल माना जाता है, ज्यादा प्रॉस्परस माना जाता है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल पे जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो लार्ज क्वांटिटी में, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉस्परस कहलाते हो। ठीक है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाई इन द इंक्रीज एंड द डाइवर्सिफाइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी इंडिया जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इंडिया प्रॉस्परस होगा, और जितनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इंडिया प्रॉस्परस होगा। ठीक है, मतलब उतना ही इंडिया का उत्थान होगा। ठीक है, और अच्छा होगा इंडिया के लिए। तो ये है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है ना, देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आपस में डिपेंडेंट है। जैसे कि देखो सिंपल सीधी बात है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, पाइप की जरूरत पड़ेगी इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बहुत सारी अलग अलग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो आपको कौन देता है, इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या फायदा होता है कि उसको एक क्या मिल जाता है, एक मार्केट मिल जाती है एग्रीकल्चर से। मतलब एग्रीकल्चर में जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो क्या कहाँ से खरीदेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री से जो चीज़ें बन रही है वहीं से खरीदेंगे। तो यानी ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे या इंडस्ट्रीज पे, और इंडस्ट्रीज मार्केट के लिए डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। ठीक है जी, तो यही लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि दे मूव हैंड टू हैंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड टू हैंड। एक्सप्लेन दिस लाइन। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। So agro industry give a major boost to agriculture by raising its productivity and providing them tools and products such as fertilizer etc। इसका मतलब है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती ना, जैसे कि मान लो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी शुगर केन की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है कि शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक तरह से एग्रीकल्चर की भी हेल्प हो रही है। ठीक है, कि इतना सारा जो शुगर होता है वो अब कहाँ बेचे, तो अब वो चीनी की फैक्ट्री में जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फायदा हो ही रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, उनको टूल्स और प्रोडक्ट वगैरह लाइक फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह वो भी फैक्ट्री में बनते हैं, तो उससे भी एग्रीकल्चर की मदद होती है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्रीज है, अभी हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड है इंडस्ट्री के। अब इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और प्लास्टिक्स एंड द पीवीसी पाइप, मशीन्स, टूल एटसेट्रा टू द फार्मर। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है, हमारी इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं। और इंडस्ट्री कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वगैरह बेचती है फार्मर को। सिंपल। ठीक है जी। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी। यानी नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्रीज का। तो मैं आपको पिछले 20 सालों की बात बताता हूँ, यानी लास्ट 2 डेकेड्स की अगर बात करूँ ना मैं, तो जो शेयर है इंडस्ट्रीज का हमारी जीडीपी के अंदर, जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है 27%। सही है, इतना ठीक ठाक है। बट दिक्कत यह है कि उसमें से जो 10% है ना, वो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं कहलाता। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो क्वेरिंग का मतलब होता है स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना। तो आप रॉ मटेरियल को, मतलब स्टोन जो है जमीन से निकाल रहे हो, मतलब कोयला वगैरह एक तरह से, या गोल्ड सिल्वर जो जमीन से निकाल रहे हो, तो वो रॉ मटेरियल से आप फाइनल गुड्स में थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हो, वो तो आप सिर्फ निकाल रहे हो, है ना। तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आता। समझ रहे हो, माइनिंग भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आता, क्योंकि आप उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जमीन से निकाल रहे हो, आप उसको फिनिश गुड्स में थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। तो ऐसा थोड़ा ना कि जमीन के अंदर से बिल्कुल वो वैसा आप गोल्ड निकालोगे कि जो फीमेल्स है उसको पहन के घूम सके, ऐसा तो नहीं है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो यानी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर है वो सिर्फ 17% है। ठीक है, अब 17% अब आपको कम लग रहा होगा थोड़ा, मैं आपको बता दूं ये बहुत कम है। ये ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है वहाँ पर 25 to 35% शेयर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, बट हमारे इंडिया में सिर्फ 17% है। और इस कोविड-19 के चक्कर में तो और ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो हमारी एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है, यानी फुल फॉर्म आ सकती है इसकी NMCC। ठीक है, MNCC जिसे कहते हैं। उसने कुछ अप्रोप्रिएट मेजर लिए हैं ताकि इस 17% को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर लिए हैं ताकि 17% को बढ़ाया जा सके। ओके जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हमें ये समझ आ गया कि इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फैक्ट्री हमारे लिए ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको कहाँ स्टैब्लिश करें, गाँव में, शहरों में, कहाँ लगाए। ठीक है, यानी अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ या इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अब मेरे को फैक्ट्री लगानी है, तो मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। ठीक है, फैक्ट्री लगाने से पहले तो देखो, सबसे पहला तो है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन सोचने से, मतलब लगाने से पहले कहीं भी फैक्ट्री बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, कि दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो सिंपल सीधी बात है। ठीक है, मैं एक फैक्ट्री वहीं लगाऊंगा जिसके पास में मेरे को रॉ मटेरियल भी मिल जाए। मतलब अगर मान लो मैं चीनी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहां पर गन्ना बन रहा हो। ठीक है, या गन्ना उग रहा हो, आई एम रियली सॉरी, गन्ना उग रहा हो। ठीक है, आलू की फैक्ट्री वाला जोक याद आ गया मेरे को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। चलो, जहां पर गन्ना उग रहा हो ना, मैं वहीं पर क्या बनाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। किसकी फैक्ट्री लगाऊंगा, चीनी की फैक्ट्री लगाऊंगा, ताकि मेरे को रॉ मटेरियल भी मिल जाए। और ऐसी जगह लगाऊंगा जहां पर लेबर भी मेरे को मिल जाए, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट यानी लोग भी मिल जाए चीनी खरीदने के लिए, मेरे को दूर ना जाना पड़े अपनी चीनी बेचने के लिए। ठीक है, ये चीज तो इन्फ्लुएंस करती है। साथ में आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें ये लिखा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बनने लग जाती है ना, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है, वैसे वैसे उस एरिया का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उस एरिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा शहरों जैसा बन जाता है। मतलब मान लो एक गांव है, गांव में क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री लगने लग गई, इंडस्ट्रीज लगने लग गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी। ठीक है, वहां पर और भी एक्टिविटी, मार्केट भी बनेगी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन, यानी उस एरिया का शहरीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस एटसेट्रा टू द इंडस्ट्री। अगर आप सिटीज में लगाते हो तो सिटीज में क्या फायदा होता है, वहां पर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट
एंड फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये आपको कहाँ मिल जाती है, ये आपको मिल जाती है आपके सिटीज़ में, क्योंकि आप देखोगे गांव में इतने ज़्यादा बैंक नहीं होते, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कच्ची सड़क होती है गाँव में, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती गाँव में, यानी रूरल इंडिया में या रूरल एरिया में। बट सिटीज़ में क्या है, ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। बट मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले यही पॉइंट है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसी भी आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या है कि कम टैक्स वगैरह ले रही हो या थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हो, तो जो मैं हूँ, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं सोचूंगा कि वहीं पर लगाऊँ फैक्ट्री जहाँ पर मेरे को थोड़ा फ़ायदा होगा, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं और कंफ्यूज जाते हैं, ये होता है क्या, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक द यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमरेशन। जैसे कि मान लो एक सिटी है, सिटी के मतलब एक एरिया है जहाँ पर क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री है कि जो क्या करती है, रबड़ से क्या बनाती है, सोल बनाती है। जूते के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको सोल कहते हैं, ठीक है। और साथ ही में एक फैक्ट्री है जो सोल से क्या बनाती है, उसके ऊपर वाला पार्ट यानी जूते का पूरा बनाती है फ्रेम। तो देखो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कैसे, क्योंकि जो सोल बना रहा है वो सोल क्या करेगा, डायरेक्ट उस इंडस्ट्री को बेच देगा, उसके साथ वाली फैक्ट्री को बेच देगा, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। मान लो पास में क्या है, बैंकिंग या इंश्योरेंस की कोई बिल्डिंग है या इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है मुझसे इंश्योरेंस ले लेगी। मतलब क्या है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री आपस में आकर एक दूसरे की हेल्प करती है, तो इसको ही क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जितने भी ये अर्बन सेंटर्स है, अर्बन सेंटर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री होती है और वो एक दूसरे की हेल्प करती है, एक दूसरे को एडवांटेज ऑफर करती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं जूते बनाने वाला हूँ, मेरी जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, तो मेरे लिए सोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को दूर से खरीदना पड़ेगा। बट अब क्या है कि मेरे पास में ये फैक्ट्री है जो सोल बनाती है, तो मैं उससे खरीद लूँगा, मेरी हेल्प हुई, ठीक है। और उसकी भी हेल्प हुई, क्यों, क्योंकि उसको हाथों हाथ उसको दूर नहीं जाना पड़ा अपना सोल बेचने के लिए, उसकी भी हेल्प हो गई, मेरी भी हेल्प हो गई। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है, ठीक है। और मान लो मेरे पास में एक और फैक्ट्री हो जो क्या करती है, शूज़ को मतलब पॉलिश वगैरह करती है। तो मतलब पॉलिश से कहने का मतलब है कि थोड़ा सा है ना, जब बनाते हैं ना शूज़ को, तो उस पर क्या होता है, थोड़ा सा डस्ट वगैरह लग जाता है, तो एक पॉलिश करवानी पड़ती है शूज़ को बेचने से पहले। तो पॉलिश वाली फैक्ट्री भी अगर साथ में होगी तो मैं वहाँ पर भेज दूंगा, तो उसका भी फायदा मेरे। तो ऐसे क्या होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब पास होती है, फैक्ट्रीज पास होती है, तो एक दूसरे की हेल्प करती है, तो इसी को कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिफोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैं आपको बता दूं बिफोर इंडस्ट्रीज तो नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस, इसको इंडिपेंडेंस कर लेना। आज़ादी से पहले क्या होता था, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी ना, वो कोस्टल एरिया में होती थी। अब ये कोस्टल एरिया क्या होता है, वो ये तट वाला एरिया होता है ना, जिसके पास पानी होता है, तो वहाँ पर होती थी ज़्यादातर फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के टाइम में। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, बेचते थे, मतलब कोस्टल एरिया से, क्योंकि वहाँ पहले तो जैसे एयरप्लेन की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, सी के रास्ते कोस्टल लाइन पे इसलिए बनाते थे ताकि उनको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहे। ओके यार, सो यहाँ पर होता है आपका पार्ट 1 खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी ना, कि भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओके जी, सो लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है। लार्ज स्केल पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री का क्या रोल है, और हमने आइडियल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की बात करी थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। देखो सिंपल सीधी बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ध्यान से सुनना। एक चीनी की फैक्ट्री है, तो चीनी की फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, खेतों से आ रहा है ना, गन्ना खेतों से आ रहा है, उसी से चीनी बनती है। तो जिस भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है ना, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वही कहलाती है जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या हो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से आता हो, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो लोहा है, लोहा खेतों में तो उगता नहीं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो है नहीं। लोहा जो है उसको माइनिंग करके निकालते हैं, लोहा हो गया, कोल हो गया, तो वो क्या है, वो आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है जी, समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सिंपल था। अब इसकी एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? द इंडस्ट्री या इंडस्ट्री दैट यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी थी, मैंने लिख दिया आपके लिए कि वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे हैं कहते हैं। जैसे कि चीनी की इंडस्ट्री, चीनी में रॉ मटेरियल क्या लगता है? अपना गन्ना लगता है, तो वो है। जूट इंडस्ट्री या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें जूट यानी जो जूट के वो बनते हैं ना, बैग्स बनते हैं, ठीक है, जिसको बोरी कहते हैं, तो बोरी का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? वो भी खेतों में उगता है, जूट। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन के कपड़े आते हैं, ठीक है, तो कॉटन जो है वो कहाँ पर होता है? वो भी अपना खेतों में उगता है, तो वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अपना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो कि मिनरल्स और मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सिंपल था ना ये? जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ये जो कार वगैरह बनाती है, तो कार की जो भी पार्ट्स होते हैं क्या वो खेतों में उगते हैं? क्या उसका जो स्टीयरिंग व्हील है या जो उसकी बॉडी, ऐसा नहीं है ना। वो तो जो अगर उसकी बॉडी लोहे से बन रही है या किसी भी मेटल वगैरह से बन रही है तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है मेटल वगैरह, पता ही है आपको, आयरन ओर वगैरह, मेटल वगैरह। तो ये क्या है? ये आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री भी, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं ना, फर्टिलाइजर समझते हो ना आप, जो खेतों में डाले जाते हैं, वो भी आपका एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, एनपीके सुना होगा आपने, एक 8th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, एनपीके होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, और वो क्या है? वो केमिकल यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ठीक है, तो वो भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, समझ आ गया? यानी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल, ठीक है, सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल के हिसाब से 2 में बटा हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब मेन रोल का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सीधी बात है, अगर वो इंडस्ट्री जो भी चीज़ बना रही है वो अगर फाइनल कंज्यूमर के लिए बना रही है तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि चीनी की जो फैक्ट्री है वो अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल देखे ना तो वो क्या है? कंज्यूमर इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो अब कहीं और तो जाएगी नहीं, सीधा कंज्यूमर के पास बिकने के लिए जाएगी। ठीक है, पेपर जो है वो और किसी फैक्ट्री में नहीं जाएगा उसको प्रोसेस होने के लिए। अब वो जो भी पेपर बना है इंडस्ट्री में से वो सीधा का सीधा बिकने के लिए चला जाएगा। टूथपेस्ट होता है वो सीधा का सीधा लोगों के पास बिकने के लिए चला जाएगा। जो फैन है वो भी सीधा का सीधा लोगों के पास बिकने के लिए चला जाएगा। तो जो भी इंडस्ट्री का जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जब वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास बिकने के लिए जाता है तो उसको हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है और दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है उसको हम कहते हैं की इंडस्ट्री। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो, आयरन और स्टील एक फैक्ट्री है, वो सिर्फ ओर से जो मतलब ज़मीन से जो लोहा वगैरह स्टील वगैरह निकलता है ना, उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करके थोड़ा सा एक सही और स्टेबल फॉर्म में बनाती है, और जिसमें से सारे के सारे जो दूसरे इम्प्योर प्रोडक्ट होते हैं ना, जो भी उस ओर के अंदर होते हैं, उसको साइड कर देती है और सिर्फ आयरन और स्टील का एक मतलब ऐसी ढांचा वगैरह बना देती है यहाँ। ठीक है, अब वो जो आयरन और स्टील है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि उससे कार बनाई जाए। ठीक है, और उसको दूसरी इंडस्ट्री में, जैसे कि मान लो बर्तन वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि उससे बर्तन बनाए जा सके, और भी अलग अलग इंडस्ट्री में भेजा जाता है। तो वो क्या है? बेसिक और की इंडस्ट्री, यानी कि वो अभी भी रॉ मटेरियल है दूसरी इंडस्ट्री के लिए, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते लोहा बनाया डायरेक्टली लोगों को बेच दिया वो लोहा, ऐसा नहीं होता, उसको दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है। आपने ऐसा देखा है कि जो भी लोहा वगैरह होता है वो डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है और बोला जाता है कि खुद ही कार बना लो? ऐसे तो होता नहीं है ना। तो वो जो लोहा वगैरह होता है या जो भी की इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होता है वो दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि उससे एक नई चीज़ बनाया जा सके। तो वो होता है बेसिक और की इंडस्ट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल जो होता है वो 2 इंडस्ट्री में बटा हुआ होता है, एक तो बेसिक, ठीक है, जिसको की इंडस्ट्री भी बोला जाता है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। सो कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए बनाया जाए। ठीक है, वो होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। और की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है? जो क्या करता है? सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को दूसरी इंडस्ट्री में, अदर गुड्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ करने के लिए भेजता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके जी, अब आते हैं हम नीचे।
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी उस पर पैसा कितना लगाया जा रहा है। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में 1 करोड़ से कम पैसे लगाए जाए ना, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, जैसे कि टॉय इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, तो वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो कैपिटल लगता है वो 1 करोड़ से कम लगता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्शन जो है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा लगती है। जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, जैसे कार बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4-5 कार मिलके ही वो 1 करोड़ हो जाती है वो जब कार होती है। तो सोचो कि कितना पैसा लगाया गया होगा उस इंडस्ट्री में, 1 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा लगाया गया होगा। तो वो क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सो जिस भी इंडस्ट्री में कैपिटल 1 करोड़ से कम हो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जिस भी इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल लगा हो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है जी, ओके जी। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि वो इंडस्ट्री किसकी है। अगर वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है, ठीक है, अगर वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है भेल, ये भेल पापड़ी वाली नहीं है, दूसरी वाली। तो भेल होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, और एक होता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों की दोनों जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट रन करती है, तो ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री की, जिस भी इंडस्ट्री की ओनरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट के पास हो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएगी। ओके जी, क्लियर हो गया। तो वही है कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि भेल हो गया, सेल, या एग्जाम्पल है। और फुल फॉर्म आती है दोस्त, याद करनी है फुल फॉर्म आपको। ठीक है, भेल की और टिस्को की। ओके, एक होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जिस इंडस्ट्री की ओनरशिप, ठीक है, किसी एक बंदे के या एक ग्रुप के हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, एक बंदे के हाथ में हो या अपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो। जैसे कि रिलायंस किसकी है, अंबानी की, अंबानी एक बंदा है, ठीक है, या अंबानी ग्रुप की है, तो वो कुछ ग्रुप के लोग हैं। तो इसका मतलब वो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये हमारे रतन टाटा जी की है। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी, मैंने देखा है, बहुत अच्छा डोनेट वगैरह करते हैं। एक अलग से उन्होंने एक वो बना रखी है अपनी, एक करने की, डोनेशन करने के लिए वो बना रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो टिस्को जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। और डाबर हो गया, ठीक है, डाबर लाल, ओके, एक बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जिसकी जो ओनरशिप होती है और ऑपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ओके जी, एग्जाम्पल दे दिए, फुल फॉर्म याद रखना डिस्को की। और आ जाता है 1 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन आता है, जब मैं इसके MCQ करवाऊंगा ना तब आपसे पूछूंगा। ठीक है, ओके, एक होता है जी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, बड़ा सिंपल है, जो जिसका कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास भी हो और प्राइवेट लोगों के हाथ में भी हो। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट के हाथ में भी है और प्राइवेट के हाथ में भी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके देखते हैं। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ा ईजी रहे। जैसे दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट के भी शेयर है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। वैसे मेट्रो का तो कोई लेना देना है नहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, है ना, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जिसका गवर्नमेंट भी ओन या कंट्रोल करे उसको, और प्राइवेट इंडिविजुअल भी ओन एंड कंट्रोल करे, यानी गवर्नमेंट का भी शेयर उसमें, प्राइवेट का भी शेयर। जैसे हमारी दिल्ली मेट्रो हो गई, ठीक है, तो उसमें जो 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का है, 49% जो शेयर है वो इंडिविजुअल का है या प्राइवेट ओनर का है। ठीक है, तो वो एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट सेक्टर कहलाएगा वो। ठीक है, तो जॉइंट सेक्टर वही होता है विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट यानी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एंड इंडिविजुअल, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इसका एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। ओके जी, अब आते हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री पे। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री पे अगर आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट देखा होगा। अच्छा, एक और बात यार, जितने भी चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप सारे के सारे चैप्टर देख सकते हो। ओके जी। सो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, जिसको प्रोड्यूसर, सप्लायर और वर्कर रन करे।
ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है। याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था मनी एंड क्रेडिट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया था, जो है ना बहुत सारे गांव के कुछ लोग मिलकर अपने पैसे इकट्ठा करते हैं, है ना, और उसमें कोई ओनर नहीं होता, ठीक है। वो जो मेंबर होते हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं, सारे के जितने भी लोग होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो सारे के सारे उसी के मेंबर होते हैं। तो वैसे ही है अपने कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। इसका कोई एक ओनर नहीं होता, ठीक है। जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, जितने भी सप्लायर होते हैं जो रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और वर्कर खुद, ये सारे के सारे इस कंपनी को या कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को चलाते हैं, ठीक है जी। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है ना वो बंटता है हर एक बंदे में, मतलब प्रोड्यूसर में भी प्रॉफिट बढ़ता है, सप्लायर में भी प्रॉफिट बढ़ता है, और जो वर्कर होते हैं उनमें भी प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ता है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला प्रॉफिट बढ़ता है। देखो अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री हुई ना, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्करों को सैलरी दी जाती है, प्रॉफिट से वर्कर का कोई लेना देना नहीं, और पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा होता है। बट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका जो शेयर है वो वर्करों में बढ़ता है, और लॉस का भी जो शेयर है वो वर्करों में बढ़ता है। मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 100 रुपये बटेंगे वर्करों में, ठीक है, और प्रोड्यूसर में और सप्लायर में। बट ऐसा नहीं होता पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में वर्कर को कोई लेना देना नहीं है जी, प्रॉफिट हो या फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उसको बस अपने पैसे से मतलब है। प्राइवेट सेक्टर में भी सेम है, प्रॉफिट या लॉस हो आपको वर्कर को सैलरी देनी ही पड़ेगी, कम नहीं दे सकते आप, उतनी ही देनी पड़ेगी। बट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है कि वर्कर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का भी शेयर दिया जाता है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी वर्कर को ही बेयर करना पड़ेगा, और सप्लायर और प्रोड्यूसर को ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर एंड बोथ, ठीक है। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनेटली, ठीक है जी। इसका कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, वो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, वर्कर मिलकर चलाते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उस शुगर इंडस्ट्री में वो वर्करों में बढ़ता है, ठीक है जी। और हो गया अपना कॉयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये कॉयर इंडस्ट्री क्या होता है, ये जो धागे वगैरह नहीं होते, जूट वगैरह के जो फाइबर वगैरह होते हैं, तो ये होता है कॉयर इंडस्ट्री। जो नारियल के उससे छाल से बनाए जाते हैं ना, उस इंडस्ट्री में कुछ मैट वगैरह बनाई जाती है उसकी, तो होती है कॉयर इंडस्ट्री, ठीक है। ये याद रखना, सिंपल है। कॉइन इंडस्ट्री नहीं है, कॉइन सिक्के बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है, ये कॉयर इंडस्ट्री। कॉयर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो नारियल के वो छिलके होते हैं ना, उससे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है, तो उसको आप कॉयर इंडस्ट्री कहते हो, ठीक है जी। क्लियर हो गया। ये केरला के अंदर ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि ये भी जो कॉयर इंडस्ट्री है इसको वर्कर वगैरह मिलकर चलाते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह और इसके सप्लायर वगैरह रॉ मटेरियल के मिलकर चलाते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल या वेट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो सिंपल सीधी बात है, एक होती है लाइट इंडस्ट्रीज और एक होती है हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री वो होती है जिसमें रॉ मटेरियल भी बहुत हल्के यूज़ होते हो, और जो फाइनल प्रोडक्ट है जो बनता है वो भी हल्का है। जैसे कि मान लो आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो भी लगता है प्रोडक्ट वो भी बहुत ही छोटा और हल्का होता है, और जो बल्ब बनता है फाइनल प्रोडक्ट जो बल्ब बनता है वो भी हल्का होता है। तो ये होती है लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे आपके प्लग हो गए, ठीक है, प्लग हो गए, और जो आपका बोर्ड हो गया लगाने वाला, ठीक है, जिस पे आप प्लग लगाते हो, वो सारी की सारी लाइट इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर हल्के हल्के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और एक होता है हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर बिल्कुल भारी भारी बल्क में भारी भारी जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, और साथ में जो चीज़ बनती है वो भी एक भारी चीज़ बनती है। जैसे कि कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल, जिसको कार इंडस्ट्री कहते हैं, जो कार इंडस्ट्री है उसमें देखो इतनी बड़ी कार बनती है, इतनी भारी कार बनती है, तो एक हैवी इंडस्ट्री में आता है। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, वो भी बहुत भारी होते हैं, स्टील और आयरन जो होते हैं, तो वो भी आपका है एक हैवी इंडस्ट्री में आता है। समझ आ गया ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स के हिसाब से दो में बांटा गया, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल और जो फिनिश गुड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। और जो लाइट इंडस्ट्री वो होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। दैट यूज़ लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब है ना, मैंने आपको बताया था एक एग्रोबेस इंडस्ट्री का, ठीक है, याद होगा आपको एग्रोबेस इंडस्ट्री। तो एग्रोबेस इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम धागों वगैरह के बारे में, ठीक है, धागे जो वगैरह होते हैं, जैसे जूट इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें जो धागे हैं वो कहाँ से आते हैं, मतलब जो जूट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, खेतों से आता है ना, जूट खेतों में उगता है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री हो गई,
ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, कॉटन कहाँ से आता है, मतलब कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको बनाने के लिए जो कॉटन होता है वो कहाँ से आता है, खेतों से आता है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर बनाने के लिए जो गन्ना यूज़ होता है वो कहाँ पर उगता है, खेतों में उगता है, तो खेतों से आता है। तो ये के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। तो हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक पार्ट पढ़ते हैं पहले तो, ठीक है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बता ही चुका हूँ मैं आपको। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल यूज़ करता है उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर धागे बनते हैं, धागों से चीज़ें बनती है। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हो गई, वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। कॉटन पहले खेतों से आता है, फिर उसका धागा बनता है, तो जो वो एक एग्जाम्पल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है जी। और साथ में जूट इंडस्ट्री, जूट का भी क्या होता है, खेतों से मंगाया जाता है, फिर उससे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एग्जांपल है। और जूट की मैट वगैरह बनाई जाती है, चटाई वगैरह बनाई जाती है, तो वो भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि उसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, ठीक है। कितने लोग हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये क्वेश्चन आता है दोस्त। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पहले देखते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरीली कंसर्न विद द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यार्न, क्लोथ एंड क्लोथिंग। मैंने आपको बता ही दिया था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यार्न यानी धागों वगैरह से और क्लोथिंग वगैरह में डील करती है और इस चीज़ को देखती है कि डिज़ाइन वगैरह क्या होना चाहिए। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, धागों के बारे में और कपड़ों के बारे में हम बनाते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है जी। और जो सेकंड पॉइंट है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो एक यूनिक पोजीशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में। मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो टेक्सटाइल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.3 टू द कंट्रीज GDP। मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा है ना, ये मैंने लिया था जैन 2020 के अकॉर्डिंग ये डेटा है, ठीक है। ये डेटा वेरी कर सकता है आपकी बुक से, बट अगर आप न्यू डेटा लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2.3% जो हमारी GDP है उसमें मतलब हमारी GDP में जो कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो 2.3% है। यानी 2.3 हमारी टोटल GDP जितने भी करोड़ है ना, जितने भी अरब है, जितने भी बिलियन है, ठीक है, उसमें 2.3% जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द 13% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है ना उसका 13% तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करती है, ओके। नेक्स्ट है कि 12% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी बाहर से जितना भी पैसा आता है ना वो ज़्यादातर हम जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीज़ें भेजते हैं ना बाहर, उसी से आता है, जो कि 12% बहुत है। यानी मान लो अगर बाहर की कंट्री से अगर $1000 आ रहे हैं तो $1000 में से 120 जो डॉलर होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रेजेंटली द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन दी कंट्री। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लोगों को इंडिया के अंदर जॉब जो है वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है, ठीक है। अबाउट 45 मिलियन लोगों को जो जॉब है वो कौन देता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी 45 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी धागों वगैरह से रिलेटेड होती है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो होते हैं, एक तो कॉटन टेक्सटाइल और एक होता है जूट टेक्सटाइल, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कॉटन से बनी चीज़ें या कपड़े वगैरह आते हैं उसमें, और जूट टेक्सटाइल में जूट से बनी चीज़ें वगैरह आती है, जैसे जूट के बैग हो गए, ठीक है, जूट की रस्सियाँ हो गई, ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखने आता है ना तो ये ज़रूर लिखना है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जिसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें लगती है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो सारी की सारी चीज़ें हमें इंडिया के अंदर ही मिल जाती है, हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो मोबाइल इंडस्ट्री में हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं वो हमें दूसरी कंट्री से मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है। चाहे बैटरी हो गई या आप मान लो कोई छोटा प्रोडक्ट की बात करो, ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। बट अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल लगता है,
ठीक है। जो भी मशीनें लगती है, जो भी चीज़ें लगती है, वो सारी की सारी हमें इंडिया में ही मिल जाती है, हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब यही है कि जो इंडिया है, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है, ठीक है, और कंप्लीट इन वैल्यू चेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। यानी रॉ मटेरियल से लेकर जितनी भी चीज़ें लगती है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो हमको इंडिया के अंदर ही मिल जाती है, हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ऐसी अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है जी। ये याद रहेगा, आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको इसकी एक फिगर भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर कैसे जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट कैसे। तो देखो जी, हम रॉ फाइबर, जो हमारा रॉ फाइबर है, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है कॉटन की, ठीक है, कॉटन के कपड़े बनाती है, तो जो रॉ मटेरियल है जो कॉटन है वो कहाँ उगता है, वो भी इंडिया में उगता है। फिर स्पिनिंग करके उसका धागा बनाते हैं, तो जो धागे की मशीन होती है वो भी इंडिया में बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं उसको मतलब सिल के वगैरह करके, ठीक है, वीव करके उसको हम निट करते हैं और उसकी वजह से फाइबर बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं उससे, तो वो भी इंडिया में बनता है। और जो मशीन करती है वो भी इंडिया में बनती है। और उसके बाद जो हम कलर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, फिनिशिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, वो भी इंडिया के अंदर होता है। और फिर जो मैन्युफैक्चर होता है पूरा का पूरा प्रोडक्ट वो भी इंडिया के अंदर ही होता है। तो यानी कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जो भी चीज़ें बनती है या जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी इंडिया के अंदर ही हमें मिल जाती है, ठीक है जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये याद रखना है आपको। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता हो, ठीक है जी, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। उसके बाद हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है? जो कपड़े वगैरह से रिलेटेड होती है, ठीक है। आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही डिवीजन देखेंगे। पहला डिवीजन है कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल यानी धागा, कॉटन यानी रुई। तो रुई के जो धागे या कपड़े बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल है उसकी क्या हालत है, पहले कॉटन टेक्सटाइल की क्या हालत थी, आज क्या हालत है, चैलेंजेस क्या है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, बाई चांस अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये लिखनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ कि इस डेफिनेशन को आप जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन है। द कॉटन टेक्सटाइल इज प्राइमरीली कंसर्न विद द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉटन यार्न एंड कॉटन क्लोथ्स एटसेट्रा, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल क्या होता है? जहाँ पर डिज़ाइन होती है, प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉटन यार्न का, यानी धागे का, और कॉटन क्लोथ्स का, ठीक है। अगर जूट इंडस्ट्री की आ जाए तो यहाँ जूट लिख देना कॉटन की जगह, और यहाँ जूट लिख देना और यहाँ जूट लिख देना। अगर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन आए तो ये कॉटन वगैरह हटा देना, ठीक है जी। क्लियर हो गया? ओके जी। अब मैं आपको बता दूं ना, जो कॉटन है ना, जब कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है उसकी दो प्रोसेस है, मेनली दो प्रोसेस है। एक तो है स्पिनिंग और एक है वीविंग, ठीक है। अब ये स्पिनिंग क्या होता है? देखो, खेतों से क्या मिलती है हमें? रुई मिलती है, रुई के बॉल्स मिलते हैं। अब रुई के बॉल से जो धागा बनाया जाता है ना उसको कहते हैं हम स्पिनिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? और दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है वीविंग। वीविंग का मतलब होता है कि उन धागों से कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वीविंग, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। मैं आपको बता दूं पुराने ज़माने में, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या होता था, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो क्या करती थी, हैंड स्पिनिंग, यानी हाथों से ही धागे वगैरह बनाए जाते थे। और हैंडलूम एक छोटी सी मशीन होती थी, उससे क्या बनाया जाता था, उस धागे से, जो स्पिनिंग से हमने धागा बनाया ना उससे कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है जी। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि पावर लूम आ गई, मतलब एक थोड़ी बड़ी टाइप की मशीन आ गई। और मैं ये बता दूं आपको, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। जो एक मशीन वो होती है जो फैक्ट्रियों में यूज़ करी जाती है, वैसी मशीन नहीं। ये पावर लूम और हैंडलूम ये छोटी छोटी मशीनें होती थी जो कॉटेज इंडस्ट्री में या घर में लोग लगाकर क्या करते थे, धागा और कपड़े बनाते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि आर ट्रेडिशनल industries suffered setback during the colonial period because they could not compete with the meal made cloth from the England। अब हुआ क्या कि मैंने आपको अभी बताया, जो इंडिया के अंदर क्या होता था कि हैंडलूम्स और पावर लूम्स होती थी, ठीक है, घरों के अंदर होती थी ये, ओके। बट अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के अंदर क्या था, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती थी, ठीक है, और वहाँ पर धागा और कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है, कॉटन का। तो इंडिया की जो ये हैंडलूम और जो ये पावर लूम वाली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी इंग्लैंड की
फैक्ट्री मेड क्लोथ से, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता था, फैक्ट्री के अंदर जो कपड़े बनते थे ना वो बहुत ही सस्ते बनते थे, क्योंकि एक ही बार में 1000 कपड़े बना देते थे वो। बट इंडिया में क्या था, छोटी मशीन थी तो ज़्यादा कपड़ा नहीं बना पाते थे और ज़्यादा धागे भी नहीं बना पाते थे, इसलिए हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा कॉलोनियल टाइम में, ठीक है जी। क्योंकि ब्रिटिशर क्या करते थे, वहाँ पर इंग्लैंड में ले जाकर क्या करते थे, वहाँ पर कपड़ा बनाते थे और यहाँ बेचते थे, ठीक है, उनका कपड़ा सस्ता होता था। हमारे यहाँ पर पावर लूम से बना है कपड़ा, ठीक है, यानी एक कपड़ा बनने में बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा महंगा होता था, इसलिए हमारी ट्रेडिशनल जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा सेटबैक लगा। ओके, अब थोड़ी सी हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्री वगैरह है या मील वगैरह है, वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है हमें। अगर मैं पुराने टाइम्स की भी बात करूं, ब्रिटिश के टाइम की भी बात करूं ना, तो ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, जो फैक्ट्रियाँ थी कॉटन की, वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलती थी, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने के लिए मिलती थी। अब महाराष्ट्र और गुजरात में ही देखने के लिए क्यों मिलती थी, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, याद होगा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, 1 में पढ़ाया था कि जो महाराष्ट्र और गुजरात है ना, वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और ब्लैक सॉइल पे कॉटन बहुत ही अच्छा उगता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो ज़्यादातर कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में यानी महाराष्ट्र और गुजरात में ही मिलती थी, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि पहली बात तो रॉ मटेरियल मिल जाता था, रॉ मटेरियल यानी जो कॉटन था, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन से कॉटन के कपड़े बनाने हैं, तो जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है। तो हमारे इस कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में यानी महाराष्ट्र और गुजरात में हमें कॉटन मिल जाता था, तो इसलिए ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी कॉटन की वो हमें गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलती थी। दूसरा, मार्केट, यहाँ पर लोग भी थे जो कॉटन के बने कपड़े वगैरह खरीदते थे, ठीक है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल पोर्ट के पास है। आपने गुजरात और महाराष्ट्र देखा है ना, बिल्कुल पोर्ट के पास है, यानी समुद्र के किनारे हैं। तो उस टाइम क्या होता था, जितने भी इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनाए जाते थे कपड़े या धागे वगैरह बनाए जाते थे, उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो उसमें आसानी होती थी, इसलिए ही यहाँ पर लगाई गई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा, यहाँ पर लेबर वगैरह भी मिल जाते थे सस्ते, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी तो चीप लेबर मिल जाते थे। दूसरा, यहाँ का जो क्लाइमेट था वो भी फेवरेबल था, ठीक है, कॉटन यहाँ पर अच्छा खासा उग जाता था, इसलिए यहाँ पर क्या होता था कि ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है, कि ये सारे के सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में सिचुएटेड थी, ठीक है, आज भी हैं बहुत सारी। ओके, अब मैं आपको बता दूं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड वर्कर। सिंपल सीधी बात है, तो बड़ा सिंपल पॉइंट है। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से मिलता है, क्योंकि रुई जो है वो तो खेतों में उगती है। और वर्कर पे भी डिपेंड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि वर्कर जो हैं उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वाइस वर्सा। मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जो फार्मर है, ठीक है, वो जो रुई उगाते हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही वो बेचते हैं, और वर्कर को भी काम मिलता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है कि दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो सपोर्टेड अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल, डाइंग, पैकेजिंग मटीरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क। सिंपल सीधी बात है, आपको पता ही है ये बात कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो केमिकल्स एंड डाइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़ कि सर केमिकल का कपड़े से क्या लेना देना। अब देखो, कपड़े को डाई वगैरह करते हो, कलर वगैरह, अब सारे के सारे तो वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनते ना, या वाइट कलर के बिल्कुल जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो नहीं पहनते, कुछ कलर भी पहनते हैं। तो उनको केमिकल इंडस्ट्री में भेजा जाता है उनको कलर वगैरह करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लोगों को जॉब वगैरह मिलती है केमिकल इंडस्ट्री में, जब वो कपड़े को क्या करते हैं, कलर वगैरह करते हैं, डाइंग वगैरह करते हैं उनकी। दूसरा, पैकेजिंग मटीरियल में भी रुई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग वर्क यानी पता है आपको, कार वगैरह की जो सीट वगैरह होती है उसमें बहुत सारी रुई डाली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो कपड़े वगैरह जो होते हैं, जो उनकी कार की जो सीट वगैरह होती है वो भी कपड़े वगैरह से बनी हुई होती है ना। तो कहीं ना कहीं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनको भी सपोर्ट करती है। ओके जी, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 प्रोसेस होती है, ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनाने की, एक तो होती है स्पिनिंग और वीविंग, ठीक है। स्पिनिंग क्या होता है? कॉटन से धागा बनाना, ठीक है, रॉ कॉटन से, कॉटन की बॉल से धागा बनाना, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो स्पिनिंग है ना, वो हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में ही होती है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है मेकिंग फाइबर,
ठीक है। इसको मेकिंग थ्रेड कर लेना। फाइबर ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, फाइबर का मतलब पूरा कपड़ा होता है, बट स्पिनिंग में क्या होता है, धागा बनाया जाता है, मेकिंग थ्रेड, ठीक है। और जो ये स्पिनिंग की ज़्यादातर जो प्रोसेस है ये महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होती है, पर अगर मैं वीविंग की बात करूँ तो ये पूरे इंडिया में फैली हुई है। मतलब धागे से कपड़ा बनाना है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर होता है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सिल्क की साड़ी, ठीक है, अलग अलग टाइप की साड़ी सुना होगा आपने, ठीक है, कोल्हापुरी साड़ी ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। और तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से क्या करा जाता है, धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें अलग अलग जगह पर वीविंग की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ पर है ना कॉटन बहुत बढ़िया उगता है, ठीक है। इसी वजह से जो धागा बनाया जाता है ना कॉटन से, यानी स्पिनिंग प्रोसेस, वो बड़ी तगड़ी है, यानी बहुत अच्छा धागा बनाया जाता है इंडिया के अंदर। पर जो वीविंग प्रोसेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मतलब उस धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है ना, वो कपड़ा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पाते, ठीक है। इंडिया के जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अच्छा कपड़ा नहीं बना पाते। हमारे यहाँ धागा तो बड़ा तगड़ा बनता है रुई का, बट जो कपड़ा है वो इतना अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि अलग अलग टेक्निक होती है, वो नहीं अच्छा बना पाते कपड़ा। इसी की वजह से इंडिया क्या करता है, बहुत सारा जो कॉटन है, ठीक है, स्पिनिंग का जो कॉटन है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन ऑफ द स्पिनिंग, यानी हम बहुत अच्छे टाइप का धागा बनाते हैं, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फाइबर, मतलब अच्छे क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। धागा तो हम अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, बट अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। इसी वजह से हम ज़्यादातर जो कपड़ा है ना, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो धागा है, इंडिया में जो धागा बनता है कॉटन का, वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरी कंट्री में धागा भेजते हैं, और वहाँ से क्या होता है, बने बनाए कपड़े हम खरीदते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है ना। अब ध्यान से सुनो क्यों, क्योंकि मान लो आपने क्या किया, धागा भेजा सस्ते दामों पर और कपड़ा ख़रीदा महंगो दामों पर। अगर हम बनाकर कपड़ा भी यहाँ पर बनाकर अगर भेजते तो हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी बुक में, और मैंने उसका आंसर लिख दिया है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन अ लार्ज क्वान्टिटी। इसका मतलब है हम बहुत ज़्यादा धागा दूसरी कंट्री में भेजते हैं, ठीक है, पर हमें कहीं ना कहीं अपने वीविंग सेक्टर को भी इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब हमारे इंडिया में हम कैसे अच्छा कपड़ा बना सकते हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ना कि दूसरी कंट्री में धागा भेजने में। ऐसा क्यों है, पहली बात तो ये है कि अगर हम इंडिया में ही कपड़ा बनाएंगे तो ज़्यादातर लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वगैरह बना पाएंगे, है ना। दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं कि धागा भेजते हैं, और धागा क्या है, एक सेमी फिनिश गुड्स है, यानी पूरा का पूरा गुड तो है नहीं वो। गुड्स का मतलब होता है चीज़, यानी पूरी जो फिनिश प्रोडक्ट तो है नहीं वो यान, वो तो एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। इसका मतलब यान से अगर हम धागा बना के भेजते तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता, हमारी अर्निंग जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती, ठीक है। तो इसलिए इन दो चीज़ों की वजह से ये बोला जाता है कि हमारे इंडिया के वीविंग सेक्टर को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को जॉब मिलेगी। दूसरी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट से अर्निंग भी अच्छी खासी हो पाएगी। हम धागा भेजते हैं, ठीक है, उससे कम पैसे मिलते हैं, बट अगर हम कपड़ा भेजते हैं तो हमें अच्छे पैसे मिलते, ठीक है जी। अब याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्पिनिंग का मतलब क्या होता है। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, रुई से धागा बनाना, ठीक है। अब दो अलग अलग जगह है जहाँ पर रुई से धागा बनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, एक तो मील के अंदर, ठीक है, मील के अंदर बड़ी बड़ी मशीन लगाई जाती है, पिक्चर दिख रही होगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगाई जाती है, और उस मशीन से बहुत सारी मशीन होती है, और उनसे क्या होता है कि रुई से धागा बनाया जाता है, यान बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि घर के अंदर एक छोटा सा बंदा, ठीक है, छोटी सी फैमिली है उसकी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो अपने घर के अंदर ही हैंडलूम और पावरलूम की मशीन लगाता है, ठीक है, और वहाँ पर अपने घर के अंदर वो क्या करता है, रुई से धागा बनाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखा है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है टू कीप द मील सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावरलूम एंड हैंडलूम। मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि ज़्यादातर जो रुई है वो हैंडलूम और पावरलूम यानी कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ होनी चाहिए, ना कि मील के अंदर, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि देखो जिस भी बंदे की ये मील है, ठीक है, वो तो अल्टीमेटली रिच है ही है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ हैंडलूम और पावरलूम, यानी जिस बंदे ने अपने घर के अंदर हैंडलूम और पावरलूम की मशीन लगा रखी है, उसके पास तो और कोई सोर्स है ही नहीं, ठीक है, वो तो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए कर रहा है,
ठीक है, अपनी रोटी कपड़े मकान के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं जिन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री खोल रखी है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल रखी है, हैंडलूम और पावरलूम की मशीन लगा रखी है, उनको ज़्यादा रुई मिलनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा यान बना सके और अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके। और कहीं ना कहीं दूसरा फैक्टर ये भी है कि ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाते। अब जिस बंदे ने अपने घर में एक छोटी सी मशीन लगा रखी है और धागा बना रहा है तो वो एक्सपोर्ट तो करेगा नहीं, दूसरी कंट्री में तो भेजेगा नहीं, है ना। तो वो आसपास के ही छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को देता है और कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी चलती है। बट अगर मैं बात करूँ मील की, तो मील के अंदर जो भी धागा बनाया जाता है ना, मैक्सिमम वो एक्सपोर्ट करा जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो धागा है वो अच्छी क्वालिटी का ही बनता है, ठीक है। अब इसका आंसर एक बार रीड कर लेते हैं हम कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप मील सेक्टर लूमेज। लूमेज का मतलब वही होता है कि जितना भी हम रुई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मील के अंदर जितनी रुई यूज़ हो रही है वो लोअर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए जो रुई यूज़ हो रही है हैंडलूम और पावरलूम में इंडिया के अंदर, ठीक है। ओके, दे प्रोवाइड इनकम टू द इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी रूरल इंडिया, क्योंकि पावरलूम और हैंडलूम जिन बंदों ने घर पे लगा रखी है वो थोड़े गरीब हैं, ठीक है, उनको इनकम वगैरह मिलती है। साथ ही में इफ़ द मील सेक्टर कंज्यूम मोर यार्न दैन द इंडिविजुअल वीवर, मतलब अगर ये जो मील है, जो फैक्ट्री वगैरह, अगर वो ज़्यादा रुई यूज़ करेगी इंडिविजुअल वीवर से, तो क्या होगा, जो बंदे पावरलूम और हैंडलूम पे डिपेंड है ना, उनकी कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंस छिन जाएगी और उनको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे। ओके जी, क्लियर हो गया। तो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो फेस कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला तो ये है कि आउटडेटेड मशीनरी, हमारे इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है आउटडेटेड मशीन यूज़ हो रही है, ठीक है, बढ़िया मशीन यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि अगर बढ़िया मशीन यूज़ होती तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो पाता, ठीक है, कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का बन पाता इंडिया के अंदर। बट ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर जो पूरा कपड़ा है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता, ठीक है। दूसरा है इरेगुलर पावर सप्लाई, यानी यहाँ पर बिजली भी 24 घंटे नहीं आती गाँव वाले एरिया में, तो जो लोग पावरलूम और हैंडलूम यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर फाइबर इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको अदर फाइबर इंडस्ट्री से भी compete करना पड़ रहा है, जैसे सिंथेटिक अलग अलग फाइबर होते हैं, है ना, कॉटन के अलावा भी दूसरे फाइबर होते हैं। कॉटन जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर दूसरे फाइबर इंडस्ट्री को ख़रीदते हैं। इसकी वजह से कॉटन इंडस्ट्री को बहुत ही स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि स्पिनिंग मिल आर कॉम्पिटिटिव बट वीविंग और निटिंग एंड द प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज़ हाइयर क्वालिटी यान। मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडिया के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का धागा तो बनता है बट अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बन पाता, ठीक है। हम ज़्यादातर जो कॉटन यान है, जो धागा है, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, पर हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से बने बनाए कपड़े इंपोर्ट करते हैं, और इसी के मिसमैच के कारण क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारे के सारे चैलेंजेस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस बार अलग से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको समझाया दोस्त, ठीक है। तो अच्छे से याद करके जाना, मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, ओके। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जो पहली मील इस्टेब्लिश हुई थी, कॉटन जो मील इस्टेब्लिश हुई थी, वो मुंबई के अंदर हुई थी 1854 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना है आपको, ओके। अब बात करते हैं हम जूट टेक्सटाइल की, ठीक है। जूट के बारे में आपको पता ही होगा, जूट से रस्सियाँ वगैरह बनती है, ठीक है, मैट वगैरह, खाट जिसे कहते हैं ना, चारपाई जिसे कहते हैं, वो भी जूट वगैरह से बनती है। और साथ ही में जो बोरियाँ वगैरह होती है ना, वो भी जूट वगैरह से बनती है। तो जूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं आपको बता दूँ, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, पर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी ये समझने में कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एंड एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। मतलब देखो, मान लो इंडिया जो है वो 100 kg जूट उगाता है और बांग्लादेश 75 kg जूट उगाता है, ठीक है। इंडिया जो है दूसरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 25 kg जूट एक्सपोर्ट करता है, बट बांग्लादेश 50 kg एक्सपोर्ट करता है। तो समझ आ गया, जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है, पर बांग्लादेश हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री में भेजता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना सारा एक्सपोर्ट क्यों कर देता है, खुद प्रोसेस करके रस्सियाँ या खुद प्रोसेस करके मैट या रोप या खाट क्यों नहीं बनाता सर? इसका रीज़न सिंपल है, पता है क्या है, कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था,
ठीक है। 1947 में आपको पता है एक टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान बन गया था, और पहले बांग्लादेश को ना वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। मैं आपको बता दूं पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ, पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का पार्ट था। तो उस टाइम क्या था कि जब पार्टीशन हुआ हमारा, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो फैक्ट्री थी ना जूट की, ठीक है, जहाँ पर रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती थी, उसमें से 75% जो इंडस्ट्री थी वो तो इंडिया के अंदर रह गई, और सिर्फ 25% बांग्लादेश के अंदर, या जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान भी कह सकते हैं, वहाँ चली गई। इसी वजह से ज़्यादातर प्रोडक्शन नहीं हो पाता जूट गुड्स का बांग्लादेश में, मतलब वो ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते जूट को, और जूट की चीज़ें नहीं बना पाते। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके जी। अब मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर भी जितनी भी जूट की मिल है ना, वो सारी की सारी वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है मोस्टली, ठीक है। और कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में भी? हुगली रिवर के पास, ठीक है। हुगली एक रिवर है, ठीक है, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री। अब ऐसा क्यों है जी? हुगली रिवर के पास ही क्यों देखने के लिए मिलती है हमें ज़्यादातर जूट की इंडस्ट्री? उसके कुछ रीज़न है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखना कि वाई जूट इंडस्ट्री सिचुएटेड मोस्टली अलॉन्ग विद द हुगली रिवर बैंक, ठीक है। पहला है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी अगर बात करूँ हुगली रिवर के पास बहुत सारा जूट उगता है, तो इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री वहीं पर है ताकि आसानी से जूट मिल जाए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े जूट लेने के लिए। नेक्स्ट है कि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल बिल्कुल पानी के पास ही है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास है, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो मिल जाए उनको आसानी से और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाए, है ना। तीसरा रीज़न ये है कि सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क और रेलवे, यानी वेस्ट बंगाल में हमें रेलवे भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे जगह पर भेजने के लिए। इसलिए ज़्यादातर जो मील है जूट की वो वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर के पास ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर रॉ जूट। आपको पता है वेस्ट बंगाल में पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, जूट को उगाने के लिए। इसी वजह से क्या है, ज़्यादातर जूट की जो मील है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है चीप लेबर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में चीप लेबर मिल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक है, और थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पर। इसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो कम दामों पर जूट फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर जूट फैक्ट्री भी वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और बिहार और उड़ीसा और यूपी के भी बहुत सारे लोग जो हैं वहीं पर आकर वेस्ट बंगाल के अंदर जो जूट फैक्ट्री है वहाँ पर आके काम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि कोलकाता के अंदर क्या है, अर्बन सेंटर्स हैं, यानी आपको पता है ना कि हुगली रिवर जो है, कोलकाता की बात हो रही है, हुगली रिवर जो है कोलकाता के अंदर ही है, तो कोलकाता में क्या है, अर्बन सेंटर्स है, यानी यहाँ पर बैंकिंग वगैरह, मतलब अगर फैक्ट्री वगैरह लगानी होती है तो थोड़ा पैसा वगैरह चाहिए होता है, तो वहाँ से पैसे वगैरह मिल जाते हैं, बैंक पैसे वगैरह दे देता है, लोन वगैरह देता है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल जाती है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी, यानी दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसकी फैसिलिटी भी मिल जाती है हमें कोलकाता के अंदर हुगली रिवर के बैंक के पास। तो इसलिए ज़्यादातर जो जूट की इंडस्ट्री है वो भी हमें देखने के लिए मिलती है वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर के बैंक के पास, ठीक है जी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉटन की सबसे पहली जो मिल थी वो मुंबई में लगाई गई 1854 के अंदर, वैसे ही अगर मैं बात करूं जूट की, तो जूट की जो पहली इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर गई थी कोलकाता के अंदर 1855 में, एट रिश्रा जगह है एक कोलकाता के अंदर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम है जो जूट इंडस्ट्री भी फेस कर रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना है कि कॉटन इंडस्ट्री का भी याद करना है, जूट इंडस्ट्री का भी। जो चैलेंजेस है वो आपको सब इंडस्ट्री के याद करने हैं, ठीक है। पहली बात तो हाई कॉस्ट, जो जूट है वो थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। दूसरा है स्टिफ कंपटीशन बाय द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आज भी देखो प्लास्टिक बैग्स को आपने देखा होगा कि लोग जूट से बनी चीज़ों को कम खरीदते हैं और ज़्यादातर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। मेरे कहने का मतलब आपने एक जूट बैग भी देखा होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा आता है तो इसलिए लोग प्लास्टिक बैग खरीदते हैं, ठीक है। तो स्टिफ कंपटीशन है उसका, इसी वजह से ये उसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है, और ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैं आपको बता ही चुका हूँ जूट का बहुत सब्स्टिट्यूट बन चुका है, ठीक है। जो पहले खाट आती थी जो जूट से बनती थी, अब वो प्लास्टिक की उससे बन जाती है, तो इसलिए ये एक बहुत मेजर चैलेंज है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है कि ग्रोथ ऑफ द जूट मिल्स इन बांग्लादेश, लॉस ऑफ द फॉरेन मार्केट। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है जूट की, ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है वहाँ पर भी जूट इंडस्ट्री। इसी की वजह से क्या है कि वो
बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारा फॉरेन मार्केट छिनता जा रहा है, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और बांग्लादेश कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी कंट्री में बात करूं तो प्रोडक्शन भी जूट का अच्छा खासा होता है, फिलीपींस, इजिप्ट में, ठीक है। तो ज़्यादातर दूसरी कंट्रियां वहीं से मंगा लेती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो इंडिया की जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जूट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ये जूट के प्रोडक्शन को और जूट की डिमांड को बढ़ाने के लिए और फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, जो जूट उगाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक नेशनल जूट पॉलिसी लाई गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में, ठीक है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, के जूट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, जूट की डिमांड बढ़ाई जा सके और फार्मर को गुड प्राइजेस अवेल करवाए जा सके, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जूट फाइबर उगाए, ठीक है। अब ऐसा कैसे किया गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको पैकेजिंग के लिए जूट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से इंटरनल डिमांड बढ़ी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे अनाज रखे जाते हैं ना, वो जूट के बैग्स में ही रखे जाते हैं, ठीक है, बोरियों में ही रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया और इसी की वजह से जो भी अनाज वगैरह होता है उसको पैकेज करने के लिए, उसकी पैकिंग करने के लिए जूट बैग्स का यूज़ किया जाता है। इसी की वजह से इंटरनल डिमांड भी जूट की बढ़ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की। शुगर इंडस्ट्री के बारे में आपको पता ही होगा, बेसिकली ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि शुगर बनाने के लिए जो शुगर केन है वो कहाँ से आता है? वो आपका एग्रीकल्चर से, खेतों से आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, यानी सबसे ज़्यादा जो शुगर केन है वो दूसरी कंट्री में उगाया जाता है। उस कंट्री का अगर नाम आपको पता है तो आप मेरे को बताना, एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा जो है शुगर केन उगाया जाता है, उसके बाद इंडिया के अंदर उगाया जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि गुड़ और खांडसरी में इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। गन्ना तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगता है, बट गन्ने से बनी हुई जो गुड़ है और खांडसरी है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रॉ मटेरियल होता है ना वो बल्कि होता है थोड़ा। मेरे कहने का मतलब है, आपको पता ही है कि शुगर बनाने के लिए गन्ने की ज़रूरत होती है और गन्ना थोड़ा भारी होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। गन्ने के अंदर है ना एक सुक्रोज कंटेंट होता है, ठीक है, जिससे गन्ना मीठा रहता है, ठीक है। और जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं ना, मतलब दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर से सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है और वो गन्ना उतना मीठा नहीं रहता। इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो शुगर की मील्स है ना वो यूपी और बिहार के अंदर, ऑलमोस्ट 60% जो इंडस्ट्री है, मील है शुगर की, वो यूपी और बिहार में ही हमको देखने के लिए मिलती है। क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि यूपी बिहार में ज़्यादातर गन्ना उगाया जाता है। इसी की वजह से कि ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, इसीलिए ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो यूपी में ही लगा दी है, ठीक है, ताकि जो सुक्रोज कंटेंट है गन्ने का, ठीक है, वो कम ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा काटने के बाद है ना सुक्रोज कंटेंट कम होने लगता है, ठीक है। गन्ना जैसे ही काटा जाता है तो सुक्रोज कंटेंट है ना उसमें से कम होने लगता है, तो सुक्रोज कंटेंट कम ना हो, इसी की वजह से बिल्कुल शुगर केन जहाँ पर उगता है उसी के पास फैक्ट्री लगा दी, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो टाइम है उसको कम किया जा सके, ओके। आपको पता ही है कि जो इंडस्ट्री है, यानी जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन की इंडस्ट्री है, वो सीजनल है, यानी जो शुगर केन है वो सीज़न में उगता है। आपको पता है ना कौन सी क्रॉप है? आप मेरे को बताना, कौन सी, खरीफ है या रबी है, कौन सी क्रॉप है? शुगर केन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं शुगर केन जो है वो एक सीजनल क्रॉप है, ठीक है, वो एक खरीफ क्रॉप है। अब मैं बता ही चुका हूँ, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा हो। इसी वजह से क्या होता है कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना या शुगर मिल है वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाई जाती है। अभी कोऑपरेटिव्स क्या होता है? कोऑपरेटिव्स होता है जहाँ पर सप्लायर ही या वर्कर ही ओनर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब शुगर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे साल नहीं चल सकती, क्योंकि जो गन्ना है वो सिर्फ एक ही सीज़न में हमको मिलता है ना। इसी वजह से क्या होता है कि जो गन्ना उगाने वाले ही क्या करते हैं कि मील लगा लेते हैं, फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब एक बंदा तो फैक्ट्री नहीं लगा सकता, तो बहुत सारे लोग जिनका फार्म है गन्ने वगैरह का वो इकट्ठा होते हैं और वो क्या करते हैं, मील लगा लेते हैं, ठीक है, जिनसे उनका प्रॉफिट हो जाए, ओके। तो ये एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का मतलब ये होता है जहाँ पर वर्कर और सप्लायर खुद ओनर हो, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत सारे फार्मर ने जो कि गन्ना उगाते हैं उन्होंने अगर मील लगा ली, तो वही तो सप्लायर होंगे, वही तो गन्ना भेजेंगे, अपने फार्म से काट कर गन्ना भेजेंगे उस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से जो शुगर इंडस्ट्री है वो एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है,
ठीक है, कोऑपरेटिव्स वगैरह चलाते हैं उनको। अब अगर मैं रीसेंट ईयर की बात करूँ ना, ठीक है, कुछ 10-20 सालों की बात करूँ, तो साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया के अंदर भी है ना बहुत सारी शुगर मिल इंडस्ट्री लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है, अच्छा खासा क्लाइमेट है वहाँ पर गन्ना उगाने के लिए, इसलिए वहाँ पर मिल लगा दी जाती है ताकि जो गन्ना है उनको यूपी एक्सपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम यूपी भेजेंगे तो सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा। ये पहला रीज़न है। दूसरा है वहाँ पर कोऑपरेटिव भी बहुत सक्सेसफुल है। अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर जो कोऑपरेटिव है, ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, यानी वो इंडस्ट्री जिनको वर्कर और सप्लायर चलाते हैं वो इंडस्ट्री ज़्यादा है। और आपको पता है कि जो गन्ना है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है और उसको चलाने के लिए कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ही बेहतर है। ठीक है, इसलिए ही हमें साउथ इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के अब मिलों के नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस है जो शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है। वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं? पहला तो सीजनल नेचर है इंडस्ट्री का, मतलब साल के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब लोगों को जॉब नहीं मिल पाती और वो इंडस्ट्री चल नहीं पाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी इंडस्ट्री है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब थोड़ा जो हमारा गन्ना उगाने का और चीनी बनाने का जो मेथड है ना वो थोड़ा इनइफेक्टिव है और ओल्ड है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्री, मतलब जो शुगर केन होता है ना उसको कभी कभार फैक्ट्री में पहुंचाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये चैलेंज फेस कर रहा है हमारा शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि नीड टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ द बैगेज। अब ये बैगेजेस क्या होता है? अगर वो शुगर केन का जूस पीने के लिए आप कभी गए हो किसी शॉप पे, तो आपने देखा होगा कि वो गन्ने का जूस बनाते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बचता है ना उनको छोड़ देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। बट उनको ढंग से यूज़ करना, उनको आप फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हो, मैन्योर वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हो, उनको जानवरों को दे सकते हो, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो उनको यूज़ करने की भी ज़रूरत है। ये चैलेंज हमारा शुगर इंडस्ट्री फेस कर रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो बैगेजेस बचता है ना उनको हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल क्या आता है, खेतों से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि शुगर इंडस्ट्री चीनी बनाने वाली, अब चीनी का रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना है। गन्ना कहाँ से आता है? खेतों से आता है। तो वो क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा हमने देखा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल यानी कपड़े से रिलेटेड। अब कपड़ा बनता है धागे से और धागा बनता है रुई से, और रुई कहाँ से आती है? खेतों से। तो वो भी क्या है कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, आज हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिनका रॉ मटेरियल खेतों से नहीं आता। ठीक है, यानी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल, उन्हीं को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल होता है और मेटल होता है, उन्हीं को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब मेरे को ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट ये लिखा हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहा जाता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्या मतलब है इसका? बेसिक इंडस्ट्रीज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है ना उसमें ऑब्वियस सी बात है मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, आपको मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और मशीन किससे बनी होती है? आयरन एंड स्टील से। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए आपको मशीन चाहिए जो कि आयरन एंड स्टील से बनी होती है। ओके जी, क्लियर हो गया आपको? ओके जी। सो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है वो क्या क्या बनाने में यूज़ होती है? इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में, ठीक है, जो भी वो रोड रोलर वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें, साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने में, और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बनाने में, यानी जो भी हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना कढ़ाई वगैरह जो होती है ना, जो जिस पे खाना वगैरह बनता है, स्टील के होते हैं वो बर्तन वगैरह, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है हमको। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत भारी होता है ना। तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है एज वेल एज फिनिश गुड, दोनों की दोनों हैवी और बल्कि होते हैं, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री बोला जाता है। ओके जी, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब जो आयरन है और स्टील है ये हमें मिलता कहाँ से है? हमें ये बात तो क्लियर हो गई, खेतों से तो नहीं मिलता। अगर खेतों से मिलता तो इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बट हमें आयरन जो है वो ज़मीन के अंदर से मिलता है। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर से डायरेक्ट हमें सरिये मिलते हैं क्या? मतलब डायरेक्ट आयरन तो नहीं मिलता हमें आयरन जो मिलता है वो आयरन ओर मिलता है। ठीक है, अब आयरन ओर का मतलब क्या है? आयरन तो मिलता है बट आयरन के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जमा होती है।
ठीक है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आयरन के अंदर से, मतलब आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाला जाता है, ठीक है। जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसको हटाया जाता है और आयरन निकाला जाता है, ठीक है। किस इंडस्ट्री में? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ओके जी, क्लियर हो गया। तो आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाला जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात है कि स्टील जो है वो कैसे निकलता है, तो स्टील भी ऐसे निकलता है। स्टील का जो ओर होता है उसमें से स्टील निकाला जाता है। और अगर आपको स्टील को हार्ड बनाना है, ठीक है, अगर आपको स्टील को हार्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, ये तीनों चीज़ें लेनी पड़ेगी 4:2:1 में। ये 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक हार्डन स्टील बनाना है, एक बिल्कुल हार्ड स्टील बनाना है ना, तो आपको आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर आपको दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही होगी, कोकिंग कोल और साथ में लाइमस्टोन, ये तीनों की तीनों चीज़ें लेनी पड़ेगी 4:2:1 में। मतलब अगर आपने 4 आयरन ओर लिए हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2 आपको कोकिंग कोल लेने पड़ेंगे और 1 लाइमस्टोन लेना पड़ेगा और इनको मिलाना पड़ेगा, तभी जो स्टील है वो हार्ड होगा। ओके जी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक कंट्री कितना आयरन यूज़ करती है और कितना आयरन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इस चीज़ को भी एक कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स में माना जाता है। मतलब अगर कोई कंट्री ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करती है और बहुत ज़्यादा आयरन कंज्यूम करती है, तो कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंट इंडेक्स में थोड़ा ऊपर माना जाएगा कि हाँ, ये कंट्री थोड़ा अच्छी कंट्री है और अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जी आयरन इंडस्ट्री जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसका प्लांट जो है हमें कहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। स्टील प्लांट का जो है हमें, मतलब आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, ठीक है, या फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगानी चाहिए। पहली बात तो ये हमें वहाँ लगानी चाहिए जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल, ठीक है, बहुत ही चीप और हाई क्वालिटी का मिल जाए, यानी आयरन ओर जो है वो हमें हाई क्वालिटी का और चीप मिल जाए, ठीक है, वहाँ लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है वहाँ पर गुड मार्केट प्लेस हो, यानी आपका जो आयरन वगैरह स्टील वगैरह खरीदने के लिए आपके पास वहीं पर मार्केट हो, ठीक है, और चीप स्किल्ड लेबर हो, चीप हो और स्किल्ड लेबर हो, ठीक है। साथ ही में गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिल जाए आपको, मतलब सीवेज वाला रास्ता भी मिल जाए, रेलवेज भी मिल जाए, रोडवेज भी मिल जाए, जिससे आप अपना जो स्टील जो और आयरन है, ठीक है, वो आप दूसरी जगह पर क्या कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको, ठीक है। और ऐसी ही जगह है छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर रीजन जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री हमको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि प्लेटो वाला एरिया, देखो प्लेटो वाले एरिया में आपको मिनरल और ओर बहुत तगड़े मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आप याद रखना कि ऑब्वियसली बात है, तो आयरन जो है और स्टील है वो भी क्या है, एक मिनरल है। तो हमें छोटा नागपुर प्लेटो में मिनरल वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं, मार्केट प्लेस भी अच्छा है, स्किल्ड और चीप लेबर मिल जाते हैं हमें, और साथ में ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है रोडवेज, रेलवेज और सीवेज भी मिल जाते हैं। छोटा नागपुर के पास ही, पता है ना आपको, बे ऑफ बंगाल है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास ही बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर इंडिया की पोजीशन की बात करूं, ठीक है, कि इंडिया जो है आयरन कितना प्रोड्यूस करता है, स्टील कितना प्रोड्यूस करता है, अगर इसकी बात करें ना, तो मैं आपको बता दूं 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसने 106.5 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इंडिया जो है वो क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के रैंक में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। अभी स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, वो जो घर में बर्तन घिसने के काम आते हैं वो नहीं। स्पॉन्ज का मतलब होता है जो आयरन हमें ऐसा मिले जिसमें बहुत सारे पोर्स हों, ठीक है। इसको डायरेक्टेड रिड्यूस्ड आयरन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब ये छेद छेद होते हैं। जैसे आज जो आप अपने घर में देखते हो आयरन, वो तो बिल्कुल ही उसमें कोई पोर्स नहीं होते, कोई छेद छेद नहीं होते। बट जो आयरन ऐसा होता है जिसमें थोड़े छेद छेद होते हैं, जो रॉ आयरन होता है, रॉ आयरन जिसको हम कहते हैं, उसी को हम स्पॉन्ज आयरन कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैं अगर इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया जो है वो 2018 में पर कैपिटल कंजम्पशन के मामले में ना 70.9 पर एनम स्टील यूज़ करता था। मतलब अगर इंडिया के कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में एक बंदा जो है वो 70.9 kg जो है वो स्टील यूज़ करता था, ठीक है, पर एनम की बात कर रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है। क्योंकि वर्ल्ड एवरेज जो था उस टाइम 2018 में वो 224.5 kg था, ठीक है। यानी अगर वर्ल्ड की बात करें जाए, पूरे वर्ल्ड एवरेज की बात करूं तो वर्ल्ड में क्या था, 224.5 kg जो है एक एवरेजली यूज़ किया जाता था, ठीक है। मतलब एक एवरेज नहीं माना गया है कि इतना तो बंदा यूज़ करता है, बट इंडिया में वो बहुत कम है, ठीक है। अब जो स्टील प्लांट होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं मिनी स्टील प्लांट, ठीक है, और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है। बड़ा सिंपल है।
मिनी लिखा है ना, तो मिनी का मतलब ये स्मॉल प्लांट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ठीक है, साथ में स्टील स्क्रैप्स का यूज़ होता है, स्पॉन्ज आयरन का यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब छोटे लेवल पे होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस का मतलब होता है, फर्नेसेस का मतलब होता है कि हीट ट्रीट करके, मतलब हाई प्रेशर से क्या होता है, स्टील वगैरह को बनाया जाता है एक तरह से, स्टील और आयरन वगैरह को। यहाँ पर क्या होता है, स्टील स्क्रैप्स का यूज़ होता है, स्पॉन्ज आयरन का, वही पोरस वाले आयरन का यूज़ होता है, छोटे लेवल पे चीज़ें बनाई जाती है, उसी को कहते हैं मिनी स्टील प्लांट, ठीक है, जहाँ पर छोटे लेवल पे स्टील को प्रोसेस किया जाता है और उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, ओके। दूसरी तरफ है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ये बहुत ही तगड़े बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पर क्या होती है, स्टील को क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, ठीक है, उसको रोल किया जाता है, अलग अलग शेप दी जाती है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज़ होता है, ओके। और हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स वे में एक दूसरे से मिलाया जाता है और स्टील की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी का ये एक एग्जांपल है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग जगह है जहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, ओके। अब चैलेंजेस क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर 1950 की बात करें ना, तो इंडिया और चाइना उस टाइम सेम क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस करते थे। मतलब एक टाइम ऐसा था जब चाइना और हम, ठीक है, दोनों कंट्री सेम अमाउंट में जो है स्टील प्रोड्यूस करते थे। बट अगर आज की बात करूँ ना, तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमारे से, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है और यूज़ भी करता है, ठीक है। हम पीछे क्यों रह गए, इसके क्या क्या रीज़न है, देखो। पहला तो रीज़न है हाई कॉस्ट एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ठीक है। स्टील को हार्ड करने के लिए कोकिंग कोल लगता है ना, तो वो जो है वो हाई कॉस्ट में मिलता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, बहुत कम जगहों पर मिलता है। दूसरी बात है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर भी उतना स्टील जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको हर इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलती है, वो है इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी बिजली हमेशा नहीं रहती, ठीक है। अब आपको जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिसके अंदर से आयरन ओर से निकाला जाता है ना, तो वो इंडस्ट्री को बिजली चाहिए चलाने के लिए, तो हमें इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो फेस कर रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लास्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है, मतलब जो मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई, रेलवे हो गया, सीवेज हो गया, रोडवेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा लो है, पुअर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। बट हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आर डोमेस्टिक डिमांड, यानी हम कम से कम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को तो अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 1991 में पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में, याद रखना। वो पॉलिसी जब आई थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी आए, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेस वगैरह जिन्होंने स्टील एंड आयरन के प्लांट लगाए थे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है आयरन एंड स्टील का, ठीक है जी। आई होप ये वाला पूरा का पूरा आयरन एंड स्टील का आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट जो है वो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब ये एल्यूमिनियम तो हमको पता है एक मेटल है, साइंस में पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो, याद होगा आपको, मैंने जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बताया था तो मैंने बताया था कि आपको आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाला जाता है, ठीक है। वैसे ही होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि जो ज़मीन के अंदर से डायरेक्टली हमें एल्यूमिनियम मिलता है, नहीं, हमें ज़मीन के अंदर से बॉक्साइड मिलता है, ठीक है। 4 से 6 टन बॉक्साइड का यूज़ करके 2 टन एल्यूमिनिया बनाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनिया बनाया जाता है, और उसी में से फिर 1 टन एल्यूमिनियम बनाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है हमें मिलता है बॉक्साइड, और बॉक्साइड से हम बनाते हैं एल्यूमिनियम। और कैसे बनाते हैं एल्यूमिनियम, उसकी स्मेल्टिंग करके, ठीक है, बॉक्साइड की स्मेल्टिंग करके। मेरे कहने का मतलब उसको हीट ट्रीट कर हम क्या करते हैं, उसमें से मेटल यानी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है जी। क्लियर हो गया, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की खासियत क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हल्का होता है, लाइट होता है, कोरोजन नहीं होता है इस पे, रेजिस्टेंस टू कोरोजन यानी जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब होता है ना, सुना होगा आपने, मेलेबल 9th पे पढ़ा होगा वो,
थिन शीट बना देते हैं जिसकी एल्यूमिनियम मतलब पीट पीट के शीट बना देते हैं, ठीक है। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्सड विद अनदर मेटल, यानी जब दूसरे मेटल के साथ इसको मिला दो ना, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट इसको जब दूसरे मेटल के साथ मिला दो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। स्मेल्टिंग का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारे के सारे फीचर हैं, लिखने हैं आपको एग्जाम में, ओके जी। अब हम ये देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है, ओर है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और उसी में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, ये रॉक जैसी होता है, पिक्चर दिख रही होगी आपको। और मैं आपको बता दूं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग जगह है, ठीक है। जिसमें से जो जगह है एक वो है उड़ीसा के अंदर ही हमें क्या मिलती है, नालको और बाल्को। ये नालको और बाल्को क्या है, ये इंडस्ट्री का नेम है, ठीक है, नालको और बाल्को, ओके। नालको की फुल फॉर्म क्या है, तो जी नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाल्को की है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों की दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ओके। और ये दोनों की दोनों कहाँ सिचुएटेड है, ये उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारी की सारी वो जगह है जहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल, वायर, इन सारी की सारी चीज़ें बनाने में क्या होता है, यूज़ होता है किसका, एल्यूमिनियम का, ओके जी। और जब हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट की जब लोकेशन देखते हैं ना, तो लोकेशन तय करते समय हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो रॉ मटेरियल हमें मिल जाए और मिनिमम कॉस्ट पे मिले, बहुत ही कम चीप प्राइस पे मिले, साथ में वहाँ पर क्या हो, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये आप किसी में भी पेल सकते हो, किसी भी पॉइंट में लिख देना, जहाँ पर भी आपको चैलेंजेस पूछे किसी भी इंडस्ट्री का, ये पॉइंट आप घुसा सकते हो आराम से, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं जब भी हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट की लोकेशन तय करते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, जिस भी इंडस्ट्री में केमिकल वगैरह बनाया जाए उसको केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और डाइवर्सिफाइंग भी है, मतलब अलग अलग टाइप के केमिकल बनाए जाते हैं हमारी केमिकल इंडस्ट्री में। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और स्मॉल स्केल भी है। मेरे कहने का मतलब बहुत सारी जो केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी है जो कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कम में लग जाती है, तो वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाएगी। और बहुत सारी केमिकल की इंडस्ट्री ऐसी भी है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है लगाने में, उसको हम लार्ज स्केल केमिकल इंडस्ट्री कहेंगे। तो यानी ये दोनों है केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो केमिकल इंडस्ट्री को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक तो है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, एक है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ओके। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है ना वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, ठीक है। अब जब मैं इनऑर्गेनिक समझाऊंगा ना, मतलब पहले इनऑर्गेनिक समझा देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है ना वो यूज़ होता है जो लैब में बनाओ। मेरे कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा तो नहीं आप ज़मीन खोदोगे आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड लैब वगैरह में ही बनता है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल सल्फ्यूरिक एसिड या ऐसे ही किसी मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ऐसे ही किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है जो लैब में बनाओ, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाई जाती है वो सिंथेटिक फाइबर, एडेसिव पता है ना आपको, वो ग्लू वगैरह जो होती है, पेंट हो गया, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, सोडा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है, डिटर्जेंट वगैरह इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, पेट्रोकेमिकल यानी जो अपना कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल हो गई, सारे के सारे हमारे क्या है, पेट्रोकेमिकल्स है जो कि ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें नेचर से मिल जाता है, बट इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो लैब वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है। और पेट्रोकेमिकल से क्या क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, रबर, डाई स्टफ, ड्रग और फार्मास्यूटिकल चीज़ें, ठीक है, ओके जी। अब जो केमिकल इंडस्ट्री है ना वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है खुद की। मेरे कहने का मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर, एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ बनती है ना वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री में मान लो एक नाइट्रिक एसिड बन रहा है, अज्यूम करो नाइट्रिक एसिड बन रहा है, तो वो क्या है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो खुद में केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये खुद ही में
अपनी लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो ये खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ओके, और दीज इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, यानी हर जगह पर फैली हुई है। अगर मैं बात करूँ केमिकल इंडस्ट्री की, हर जगह इंडिया के अंदर लगी हुई है। ओके, दूसरी तरफ बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। ये भी एक पार्ट ही है केमिकल इंडस्ट्री का, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट, पोटाश और नाइट्रोजन। मतलब इस टाइप के जो फर्टिलाइजर है वो बनाए जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अब ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? यूरिया जिसे कहते हैं। मान लो आपकी फसल ऐसी है या आपकी जो क्रॉप ऐसी है जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, जिसमें, मेरे कहने का मतलब है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम है, तो उसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसके लिए आप उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो होते हैं, ठीक है। साथ में फॉस्फेट और पोटाश वगैरह ये भी होते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। अब फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पोटाश होती है। मतलब पोटाश भी एक टाइप का फर्टिलाइजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। अब पोटाश की बात करें तो पोटाश हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके रिजर्व नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करूँ तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, ठीक है जी। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है ना, सबसे ज़्यादा पता है कब बढ़ा था, यानी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो कब हुई थी? ये हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम अपनी फसल वगैरह बढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था? फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था, ठीक है। गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल, यूपी, पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया था, ठीक है जी। और साथ में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन भी ये सारी की सारी स्टेट ही करती हैं, ठीक है। और अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर जो हैं वो है एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान एटसेट्रा, जहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। तो मतलब फर्टिलाइज़र का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र है डिफरेंट टाइप के जो बनाए जाते हैं, और जो पोटाश है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। देखो नाम से आपको पता चल रहा है सीमेंट, ठीक है। तो जो सीमेंट है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? बिल्डिंग, हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, ठीक है, रोड, डैम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक बल्कि और हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जो होता है भारी होता है ना। और इसको बनाने के लिए लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना याद है ना आपको, बॉक्साइट से जो बनता है एल्यूमिनियम से पहले, है ना, और जिप्सम, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है जो सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। जब भी हम सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ लगाए, ये क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना हमें। मतलब ये सारे के सारे फैक्टर जो भी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सीमेंट इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में बात करें। पहली बात तो सीमेंट इंडस्ट्री को वहाँ लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर कोल मिल जाए हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर मिल जाए और साथ में ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवे वगैरह मिल जाए, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री जब भी हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, इलेक्ट्रिक पावर मिल जाए, कोल मिल जाए, ठीक है। कोल भी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, साथ में इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, मशीन वगैरह चलाने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मैंने बता दिया था। अब जो पावर है, एनर्जी है, वो हर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों? ट्रांसपोर्टेशन का क्या लेना देना है सीमेंट इंडस्ट्री से? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो इतना प्रोड्यूस करता है सीमेंट कि हम दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। हम ज़्यादातर जो गल्फ़ कंट्रियाँ होती है ना, ठीक है, गल्फ़ कंट्रियाँ पता है ना, मिडल ईस्ट की, जो सऊदी अरेबिया, जो ऐसी कंट्रियाँ होती है, यूएई हो गया, दुबई, वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं क्या? सीमेंट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं इंडिया की जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट लगाया गया था ना, वो चेन्नई में लगाया था 1904 में, ठीक है। और अगर मैं आज की बात करूं तो इस इंडस्ट्री के लिए यानी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो गुजरात है। अब गुजरात क्यों? गुजरात में ही ज़्यादातर जो हमें सीमेंट इंडस्ट्री क्यों देखने के लिए मिलती है, मतलब और जगह भी देखने के लिए मिलती है, बट सबसे ज़्यादा गुजरात में क्यों? क्योंकि गुजरात एक कोस्टल वाला एरिया है, ठीक है, वो उसके पास में पानी है, और वहाँ से क्या है, आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो सीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए गुजरात में ज़्यादातर हमें सीमेंट इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, अगर मैं बात करूं सन 1989 की, तो सन 1989 के बाद जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में बूम आ गया, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इंक्रीज होने लगा। किसमें? सीमेंट इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1989 के बाद है ना, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, डी कंट्रोल कर दिया था प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ना सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है, और जब गवर्नमेंट ने डी कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपना कंट्रोल हटाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनी आ गई जो सीमेंट वगैरह बनाती थी, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया जब से गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटाया है ऑन द प्राइस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट, ठीक है जी।
और सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इसी की वजह से ये वाली जो पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने डी कंट्रोल कर दिया था प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। पहले गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता था, फिर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आने लगी, जिसकी वजह से सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। लास्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज़ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है आपको पता है ना, आयरन स्टील मैंने बताया था, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री पता है ना, कार वाली जो इंडस्ट्री होती है उसको ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कहते हैं, व्हीकल वगैरह जिसमें यूज़ होते हैं। तो व्हीकल हमारे किस लिए काम आते हैं? मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पैसेंजर एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो कार ना हो, ट्रक ना हो, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। ट्रक, बसेस, कार एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, व्हीकल जो भी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ किस टाइम सबसे ज़्यादा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 15 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि 1991 में ना गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई थी, अभी अभी ऊपर इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा था, अपनी रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। पहले इस कार वगैरह पे सिर्फ मतलब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, फिर गवर्नमेंट ने हटा दी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रियाँ थी ना, उन्होंने भी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कार वगैरह को सेल करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कार का प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो कार इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने सोचा कि भैया हमें बढ़िया से बढ़िया कार बनानी पड़ेगी और अच्छे से अच्छे प्राइस पे बेचनी पड़ेगी, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। और साथ ही में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी जब एलपीजी लगाई गई थी, लिबरलाइज किया गया था, ठीक है, पॉलिसी को हमारी गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया था, दूसरी कंट्री को भी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, छूट दे दी थी, तब बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी भी आई हमारी कंट्री के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसने हमारी इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूम किया, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलप्ड, ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट यानी ग्लोबल लेवल पर लेकर आई कहीं ना कहीं हमारी कार इंडस्ट्री को, ठीक है। टाटा बताइए कितनी बड़ी है। दीज इंडस्ट्री लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड इंदौर एटसेट्रा, इन जगह पर हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। ओके जी, सो लास्ट पार्ट में जितने भी हमने पार्ट पढ़े उसमें हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिनका रॉ मटेरियल खेतों में उगता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री। शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में, तो वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देखा था। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिनका रॉ मटेरियल खेतों में नहीं उगता, जैसे कि स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। जो स्टील है वो खेतों में तो नहीं उगता ना, तो एक मिनरल है, तो उसी को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके जी, तो आज हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक डिवीजन पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। ये वैसे तो इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट इन दोनों को साथ में इसलिए दे रखा है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो बहुत सारी रेंज है उनकी, बहुत वैरायटी ऑफ रेंज है उनकी, जैसे कि टीवी, टेलीफोन, सेलुलर, पेजर, ठीक है, और अपना रेडार हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, सारे के सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। और ये यूज़ होते हैं किस लिए? टेली कम्युनिकेशन के लिए। मेरे कहने का मतलब है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं। और साथ ही में टेलीविज़न भी जो है वो एक टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब टेलीविज़न आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बेशक वन वे है, ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है ना वो, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके, अब आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ये बताओ जी कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? तो याद रखना बैंगलोर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बैंगलोर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। ओके जी, और अलग अलग सेंटर हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, बट सबसे ज़्यादा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो बैंगलोर में ही सिचुएटेड है, इसलिए बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसे हम कहते हैं BPOs, BPOs कह सकते हो आप। यहाँ जब भी ये वर्ड सुनते हो ना तो आपके दिमाग में है ना सबसे पहले आता है कॉल सेंटर, ठीक है। अभी ये कॉल सेंटर, इससे कॉल सेंटर का क्या रिलेशन है? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे।
अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, यूरोप की, ठीक है, इन सारे के सारे कॉन्टिनेंट वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर जो कंपनीज़ होती है ना, वो उनको पता है कि उनको अपने कस्टमर को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ़ोन पे, है ना, बट वो वहाँ पर प्लांट नहीं लगाते या वहाँ पर अपनी कस्टमर केयर की सेटअप वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर हम कस्टमर केयर के लिए सेंटर खोलेंगे, कॉल सेंटर खोलेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी कस्टमर केयर की सर्विस इंडिया के लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, किसी इंडियन कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि जी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूज़र है, ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद से उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो यानी वो कहते हैं कि आप कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करो हमारे लोगों को और हम आपको इसकी जगह में डॉलर देंगे, पाउंड देंगे, यूरो देंगे, जो भी देंगे, ठीक है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है वो चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, चीप भी, इंग्लिश बोलने वाले भी, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो इसलिए उनको लगता है कि ये अच्छे से सस्ते में काम कर देंगे, तो इसलिए वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं अपनी कस्टमर केयर सर्विसेज की, मतलब अपने कस्टमर केयर सर्विस दे देते हैं, मतलब कि आप ही हमारे कस्टमर को संभालना, ऐसे हमें बोल देते हैं वो, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं BPOs, यही होते हैं कॉल सेंटर, ठीक है। अमेरिका में अगर कोई भी या यूरोप में कोई भी, ठीक है, अगर कॉल सेंटर पे कॉल मिलाता है ना, कस्टमर केयर पे कॉल मिलाता है, तो वो इंडिया के कॉल सेंटर पे लगता है, ठीक है। यही होता है IT सेक्टर। आप 4 बंदों में से अगर एक से पूछोगे ना, तो आपको इंडिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा, 4 में से एक तो, जो ये बोलेगा हाँ जी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और साथ ही में इसकी वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत सारा आता है। मैंने कहा ना कि जितनी भी यूरोप की और अमेरिका की कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज़ है, मोस्टली क्या करती है, अपने BPOs वगैरह, जिसको बिज़नेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, यानी अपने बिज़नेस को आउटसोर्स कर देना, अपने बिज़नेस की सर्विसेज को आउटसोर्स कर देना, ठीक है। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड हमको करने के लिए बोलती है ना, तो उसकी वजह से वो हमें डॉलर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, और इन 2-3 सालों में तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ BPOs, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो IT सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी इंडस्ट्री को बूम करने में, ठीक है जी। और ये IT सेक्टर जो है वो कौन सी में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्जरी में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। देखो, इंडस्ट्रीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, GDP बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी कर रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्री की वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एयर के अंदर बहुत सारी अनडिज़ायरेबल गैसेज आ जाती है, जैसे कि सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, आपको पता ही है कि जो रिफाइनरीज होती है, ठीक है, और ये केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज होती है, ब्रिक्स नील्स होती है, मतलब जो ईंट के भट्टे होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो यूज़ होते हैं बड़ी और छोटी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उनको जलाया जाता है, तो उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ना इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया है, ठीक है, कि आपको इतने ही कोल वगैरह का यूज़ नहीं करना, इन सारी की सारी चीज़ों का यूज़ करना है, कोल की जगह कोई दूसरा यूज़ करो जिससे इतना हार्म ना हो पॉल्यूशन, ठीक है, या एयर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। ये सारी की सारी बोले हैं, बट उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। स्मॉल और बिग इंडस्ट्री पे, फैक्ट्रीज़ पे वो पॉल्यूशन नॉर्म को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कोई कानून नहीं मानते पॉल्यूशन से रिलेटेड जो होता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो इतनी स्ट्रिक्टली लागू भी नहीं करती, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल और प्लांट पे, ठीक है, और एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो यानी एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे हम वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन आपको पता ही है कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो अपना क्या करती है, एफ्लुएंट वगैरह, वेस्ट वगैरह कहाँ डिस्चार्ज कर देती है, रिवर में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और इसके मेन कल्प्रेट कौन है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल डाइंग, ठीक है, मतलब कपड़ों पे जो कलर करते हैं वो सारे के सारे, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, ये पता ना चमड़ा वगैरह बनाने वाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ वेस्ट मेटल निकलता है जो कि वो पानी में बहा देते हैं। डिटर्जेंट एसिड वगैरह, ये सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, लेड मरकरी वगैरह का जहाँ यूज़ होता है, तो ये क्या करते हैं, अपना सारा का सारा वेस्ट वाटर बॉडीज़ में डाल देती है, ड्रेन कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से होता है वाटर पॉल्यूशन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है ना, उसके आसपास में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, और अपना सारा का सारा जो वेस्ट है वो कहाँ डालती है, पानी के अंदर ही, यमुना रिवर के अंदर ही डालती है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है, जितनी भी है यमुना रिवर के पास, वो एशेज़ वगैरह, एशेज़ पता है ना आपको, मतलब ऐसा राख वाला जो कूड़ा होती है वो भी पानी के अंदर बहा देती है, वो जम जाता है फिर, ठीक है, नदी में। और साथ में फोसोजिप्सम, ठीक है, फोसोजिप्सम भी एक तरह का, मैं दिखाऊंगा आपको, दिख रहा होगा, वो भी पाउडर की तरह ही होता है एक तरह से। आयरन एंड स्टील स्लेग्स, स्टील स्लेग्स का मतलब जो सॉलिड में होता है, आयरन एंड स्टील स्लेग यानी सॉलिड जो वेस्ट होता है वो भी पानी में डालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। थर्मल पॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे थर्मल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं इसका डिफरेंस समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है। वाटर पोल्यूशन अलग है, बट बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है जो गर्म पानी, ठीक है, गर्म वेस्ट क्या करती है, गर्म पानी, उबलता उबलता पानी, ठीक है, जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें से जो बहुत गर्म पानी होता है ना, वो डायरेक्ट उसे पॉन्ड या रिवर में डाल देती है बिना उसे ठंडा करे, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा हार्म होती है। ठीक है, अगर आप नदियों में वेस्ट डालते हो ना, पानी डालते हो, गंदा पानी डालते हो, तो कहीं ना कहीं जो जानवर है उसमें, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो बहुत बाद में इफेक्ट होती है। ठीक है, बट अगर आप थर्मल वेस्ट डालो, यानी बहुत गर्म पानी डालो ना, तो उससे डायरेक्टली ही जानवर मर जाते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो डायरेक्टली मर जाते हैं। तो थर्मल पॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में से या जिस भी इंडस्ट्री में से बहुत गर्म पानी निकलता है और उसको आप पानी के अंदर, रिवर के अंदर डायरेक्टली डाल देते हो ना, ठीक है, उसमें इन्फ्लुएंस वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो समझ आ गया। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, डायरेक्टली आप वाटर डालते हो जिसमें एफ्लुएंट वगैरह होते हैं, बट थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि आप वाटर तो डालते हो, उसमें भी एफ्लुएंट होता है, बट वो बहुत गर्म होता है, जो कि बिल्कुल उसी टाइम पर एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, और आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन भी एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्यों कि जैसे मान लो वाटर पॉल्यूट हो गया, अब वाटर पॉल्यूट क्या करेगा, वो एरिया के अंदर जाएगा, किसी लैंड के ऊपर जाएगा, तो वो जो लैंड है वो सोख लेगी उस वाटर को, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और सॉइल जो होगी वो यूज़लेस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूशन भी होता है वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है ना, जो ख़राब पानी होता है, वो जब सॉइल पे सेटल हो जाता है तो वो सॉइल किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, और इसकी वजह से जो रेन वाटर होता है वो भी क्या करता है, पर्कुलेट हो जाता है। जो एसिड रेन होती है ना, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से जब एसिड रेन होती है तो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो भी ग्राउंड वाटर की अंदर चला जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है, और वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। आपको पता है शोर शराबा भी बहुत होता है, इंडस्ट्री से बहुत शोर निकलता है, जिसके कारण क्या होती है, इरिटेशन होती है, एंगर आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली जो स्थिति होती है वो बन जाती है। कभी कभार क्या होता है, टेम्प्रेरी जो होती है हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी तो ये परमानेंट भी हो जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन पॉल्यूशन को या इन जो प्रॉब्लम हमने देखी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग दे रखा है कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, साथ में हम एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, सो वाटर पॉल्यूशन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि वाटर को रीयूज़ करो, मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। मतलब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार वाटर यूज़ करा उसको डायरेक्टली पानी में फेंक दे, उसको रीयूज़ करो, रिसाइकल करो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि वाटर का कम से कम यूज़ होगा और वाटर बहुत कम वेस्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली नदियों का पानी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली आपको नदियों का यूज़ वाटर जो है उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, आपको वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। बारिश वगैरह आती है उसको इकट्ठा करना चाहिए, फिर उसको यूज़ करना चाहिए, और उसको भी एक दो बार यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करा और फेंक दिया उसको। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। मतलब पहला तरीका क्या था कि वाटर को रीयूज़ और रिसाइकल करो, बार बार यूज़ करो। नेक्स्ट है कि रेन वाटर का यूज़ करो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि थर्मल, याद है ना आपको वो थर्मल जो मैंने आपको बताया था, थर्मल पॉल्यूशन बढ़ जाता है, गर्म पानी डाल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर से जो एफ्लुएंट वगैरह है वो भी निकालने चाहिए, और वाटर को क्या करना चाहिए, ठंडा करके ही डालना चाहिए पॉन्ड के अंदर और रिवर के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मतलब जो भी आप वाटर वेस्ट है आपका, उसको पहले से उसके अंदर से एफ्लुएंट वगैरह किसी भी तरीके से एफ्लुएंट वगैरह निकाल सकते हो आप। मैं बताऊंगा कैसे। ये 3 फेसेस भी है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो एफ्लुएंट वगैरह हैं वो वाटर के अंदर से निकाल सकते हो। तो वो करके
तब आपको पानी डालना चाहिए, जो वेस्ट है आपका वेस्ट वाटर है वो डालना चाहिए रिवर के अंदर, जिससे रिवर ज़्यादा हार्म ना हो। ठीक है, अब आप कैसे उसके अंदर से वेस्ट वगैरह निकाल सकते हो? पहला तो है कि मैकेनिकल मीन की वजह से, यानी कोई ग्राइंडिंग वगैरह कुछ मशीन वगैरह का यूज़ करके उसमें से एनफ्लुएंट वगैरह बाहर निकाल लो। ठीक है, दूसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गंगा को साफ़ करने के लिए पता है आपको, याद है बहुत सारे जो वो टॉर्टोइज होते हैं ना, ठीक है, कछुए वगैरह जो होते हैं, उनको गंगा में छोड़ दिया गया है। तो वो क्या करते हैं, कूड़ा एक जगह से लेकर आते हैं या कूड़ा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बायोलॉजिकल प्रोसेस, जापान में भी मैंने देखा, आपने देखा होगा, बड़ी पिक्चर देखी होगी, नालियों में क्या होती है, बहुत सारी मछलियाँ वगैरह होती है ना। तो ये भी क्या है कि ऐसे भी आप कर सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी। मैकेनिकल प्रोसेस पहला फेस है, दूसरा सेकेंडरी आप बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, तीसरा केमिकल वगैरह का, बायोलॉजिकल फिजिकल, इन तीनों का यूज़ कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब आपको पता है ना कि केमिकल वगैरह भी डाले जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर केमिकल वगैरह भी डाले जाते हैं ताकि पानी ख़राब ना हो। ठीक है जी, है ना, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो उसकी वजह से, इसकी वजह से केमिकल भी डाले जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कर आप वाटर पॉल्यूशन से निजात पा सकते हो, थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? ठीक है, देखो ख़त्म करना तो नहीं है बट उसको कम कर सकते हो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो एयर पॉल्यूशन को? कि स्मोक स्टैक्स लगा के, मतलब चिमनी जो होती है ना ऊपर, वो लगा कर आप कम कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही में आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप है ना, जो एयर निकल रही है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, और अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह होंगे ना, कोई मैटर वगैरह होंगे, पर्टिकुलेट मैटर जिनको हम कहते हैं, वो होंगे तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे और साफ़ हवाई जाएगी एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट है कि फैब्रिक फ़िल्टर, यानी चिमनी देखी होगी आपने, चिमनी के ऊपर क्या कर देना चाहिए आपको, कपड़ा लगा देना चाहिए। तो जो नॉर्मल जो एयर वगैरह होगी वो क्या होगी, चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जो भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी मैटर वगैरह होंगे, जो हार्मफुल गैसेस होगी, वो उस पे उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उस फैब्रिक पे अटक जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा है स्क्रबर वगैरह का यूज़ करके। स्क्रबर वगैरह भी एक तरह से यही होता है। इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है, मशीन में क्या होता है, डस्ट डाला जाता है, मतलब वो जो भी आपकी पॉल्यूटेड एयर होती है वो डाली जाती है, और उसके अंदर पानी वगैरह डाला जाता है। तो अगर उस एयर के अंदर कुछ ऐसे ख़राब पार्टिकल्स होंगे जो कि हार्मफुल हैं, तो वो क्या करेंगे, पानी के अंदर मिलके नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा करा जाता है। तीसरा है इनर्शियल सेपरेटर। इनर्शियल सेपरेटर में क्या है, इनर्शिया वगैरह का यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से क्या होता है कि एयर फ्लो करी जाती है जो कि डर्ट है जिसके अंदर, और वो कहीं से टकरा वकरा के नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। पिक्चर दिख रही होगी आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं मतलब हवा को बहुत तेज़ी से फ्लो करवाया जाता है, जो साफ़ हवा होती है वो तो निकल जाती है, और जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं इनर्शियल सेपरेटर में। ओके जी, तो ये आप कर सकते हो एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। साथ ही में आप क्या कर सकते हो कि ऑयल और गैसेस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री में जहाँ पर कोल का यूज़ होता हो, क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है, बट अगर ऑयल का यूज़ करोगे या गैस का यूज़ करोगे तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आप एयर पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हो। नेक्स्ट है कि नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हो आप, कि पहले तो मशीनरी के अंदर साइलेंसर लगाना। ठीक है, कि मशीनरी के अंदर क्या हो कि ज़्यादा आवाज़ ना करे मशीनरी। नेक्स्ट है कि यूज़ ईयर प्लग, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए भी, जो भी फैक्ट्री के अंदर बंदा काम करता है उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ना बढ़े, तो उसको भी क्या करना चाहिए, ईयर प्लग वगैरह लगाने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से नॉइज़ कम क्रिएट हो उसके माइंड में। ठीक है, मतलब नॉइज़ तो क्रिएट होगी मशीनरी से, पर उस पर ज़्यादा हार्म ना हो उसकी वजह से वो ईयर प्लग लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके जी। क्या ये सारे के सारे ये जो स्टेप हैं, कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कर रही है? बिल्कुल है, दैट इज़ NTPC, और गवर्नमेंट ने भी इसको क्या किया है, बहुत ही अवार्ड वगैरह दिए हैं। ठीक है, मतलब सर्टिफाइड किया है इसको। NTPC है क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनर्जी वगैरह बनाना इसका काम है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना इसका काम है। ठीक है, बट ये साथ में एनर्जी बनाने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा बचा रही है, सेव कर रही है जितना इससे हो सके। ये सारे के सारे जो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये वो कर रही है। हम देखेंगे कैसे। पहले तो मैं आपको बता दूं, NTPC एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वगैरह करती है ये, और ये गवर्नमेंट है। ठीक है, इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑफ EMS, यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि बहुत अच्छा क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को बचा रही है, प्रिजर्व वगैरह कर रही है।
ठीक है। मतलब अगर एनटीपीसी की बात करूं तो वो एनवायरनमेंट को बचा ही रही है, साथ में जो नेचुरल जो आपके एनवायरनमेंट में क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज होते हैं उनको भी प्रिजर्व कर रही है, वाटर को, ऑयल को, गैसेस को, फ्यूल को, और साथ ही में एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड होने से बचा रही है। मतलब नेचर जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको भी सेव कर रही है, साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा रही है। अब ऐसा वो क्या कर रही है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं जो वो कर रही है, ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पर, एनटीपीसी शो द वे, यानी उसने एक रास्ता दिखाया है कि आप ग्रोथ करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हो। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है ना, मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि आपने पढ़ा है बहुत बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना, अपनी कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाना, मतलब ग्रोथ भी करना, साथ में एनवायरनमेंट को भी बचाना। कैसे आप ऐसा कर सकते हो? पहली बात तो अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही किया है, ठीक है। कैसे किया है? उन्होंने क्या किया है, ये ध्यान दिया उन्होंने कि जो पुरानी मशीनरी अगर हम यूज़ करते हैं ना, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उन्होंने ये चीज़ का ट्राई किया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे जो बहुत पुरानी फैक्ट्री होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, बट जो नई फैक्ट्री है जहाँ पर नई तरह की मशीन है वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती। तो एनटीपीसी ने भी यही ट्राई किया है कि अपग्रेडिंग मशीनरी लाए, ठीक है, पुरानी मशीनरी ना यूज़ की जाए जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये ध्यान रखा है कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो। कैसे कम से कम वेस्ट जनरेशन कैसे होगा? मतलब हम जो भी कूड़ा वगैरह, जो भी एशेज़ वगैरह निकलती है ना, जो भी राख वगैरह, जो भी एनटीपीसी में जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है ना, उसको यूटिलाइज़ करके हम वेस्ट जनरेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? मतलब जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको ढंग से मैनेज करके, एक तरह से मिनिमाइज़ करके, कम से कम जो वेस्ट है वो निकले, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखती है एनटीपीसी। नेक्स्ट है कि उसने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, ग्रीन बेल्ट भी बनाई है। आप देख ही सकते हो, ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये भी एक प्लांट है, ठीक है, किसका? थर्मल प्लांट है एनटीपीसी का ही। आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी वगैरह है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा है किसने? एनटीपीसी ने, ताकि एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसने ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी निकाला है कि अगर ऐश को वाटर में डाला जाए तो उसको कैसे मतलब रिसाइकल करा जाए, उस ऐश वाटर को कैसे दोबारा यूज़ किया जाए, ठीक है। और साथ ही में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के, अगर मान लो कोई लिक्विड वेस्ट भी निकलता है हमारे प्लांट के अंदर से, तो उसको भी कैसे मैनेज करा जा सके, ठीक है। कम से कम वेस्ट जो हो वही जाए रिवर के अंदर, इस चीज़ का ये ध्यान रखती है। देखो आप पॉल्यूशन होने से तो नहीं बचा सकते, ठीक है, बट आप पॉल्यूशन को बहुत कम कर सकते हो। तो यही किया एनटीपीसी ने, ठीक है जी। कैसे किया है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, ऐश यूटिलाइजेशन करके जिससे ज़्यादा क्या हो कि वेस्ट ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए हैं, अफॉरेस्टेशन जिन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्होंने क्या किया है, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, यानी जो सारे का सारा कूड़ा है वो अपना ऐश वगैरह जो है वो क्या करती है, पॉन्ड में डालती है। तो उस ऐश वाटर को मैनेज करना ढंग से, साथ में उस ऐश वाटर को रिसाइकल करना, दोबारा यूज़ करना, ये किया उन्होंने। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया है, ताकि अगर वो कोई लिक्विड वगैरह डालती है, ठीक है, तो पानी में उतारने से पहले, रिवर वगैरह पॉन्ड वगैरह के अंदर उसे डालने से पहले उसको थोड़ा मैनेज कर ले, उसके अंदर से जितना हो सके वेस्ट निकाल सके। कैसे निकाल सके वेस्ट? जो मैंने आपको बताया था ना, 3 फेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, मैकेनिकल से, बायोलॉजिकल से और केमिकल से, इन तीनों से करके, ठीक है। और वो साथ में रिव्यू भी करती रहती है, मतलब ये भी देखती रहती है हर साल, हर टाइम के हर पावर स्टेशन में कि हमने इस बार कितना एनवायरनमेंट को बचाया और हम आगे भी कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है आपका ख़त्म। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कि सर जी मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना है मेरे को आपसे, वो है ये वाला, जो एयर पॉल्यूशन है ना वो स्मेल्टिंग प्लांट की वजह से भी होता है। पहले तो ये बताना मेरे को कि स्मेल्टिंग प्लांट होता क्या है, ठीक है, और ये बताना कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है, चलो मैं स्मेल्टिंग बता देता हूँ, आप मेरे को फिर आंसर बताना। स्मेल्टिंग का मतलब, स्मेल्टिंग प्लांट वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि ओर के अंदर से मेटल निकाला जाता है। यानी पहले है ना, हमें ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम डायरेक्टली हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, हमें एल्यूमिनियम ओर मिलता है, ठीक है। उस एल्यूमिनियम ओर को हम क्या करते हैं, हीट ट्रीट करके, गर्म करके क्या करते हैं, उसमें से एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है। अब उस एल्यूमिनियम ओर का नाम बताना है, ठीक है आपको, ओके, कमेंट बॉक्स में।
और उससे गैस प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, हाँ जी। सो आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। छोटी से छोटी दिक्कत, बड़ी से बड़ी दिक्कत तो आपका भाई है, जब मर्जी कमेंट करना। और साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप वाला नंबर अलग से दे रखा है यार। कॉल मत करना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेशक मेरे को, बट मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है यार, ओके। और साथ में मेरे न्यू चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।